MSW002 का खंड 3 जो है उसका लास्ट इकाई 4 गांधीवादी अवधि के बाद समाजकार। इस वीडियो में हम लोग सुनने वाले हैं जो MSW002 का खंड 3 उसका लास्ट इकाई है इकाई 5। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही आप कह सकते हैं मार्मिक और महत्वपूर्ण पन्ने को पलट रहे हैं। हम उन स्रोतों पर गौर कर रहे हैं जो महात्मा गांधी की हत्या मतलब 30 जनवरी 1948 के ठीक बाद दुनिया भर से जो भावनाएं उमड़ी, जो श्रद्धांजलियां आईं, उन्हें दर्ज करते हैं। हाँ, एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो ऐसा लगता है कि गांधी जी की वैश्विक श्रद्धांजलि जैसे किसी लेख या शायद किसी किताब का हिस्सा है। अच्छा। इसमें उस समय के कुछ बहुत ही प्रभावशाली लोगों की उनकी प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। हमारा इरादा है कि इन प्रतिक्रियाओं के जरिए ये समझें कि गांधी जी की मृत्यु का असर दुनिया पर कितना गहरा था, कितना व्यापक था। सही। और उस दौर के जो महान विचारक थे वो उन्हें किस नजरिए से देख रहे थे। हम इन शब्दों में छिपी जो गहराई है, जो भावना है, उसे टटोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। तो चलिए इस विषय पर एक गहरी नजर डालते हैं। ये तो खैर तय ही है कि खबर फैलते ही दुनिया भर में एक सन्नाटा छा गया होगा। यकीना, एक शोक की लहर। हाँ, लेकिन ये जानना वाकई अहम है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों ने कैसे रिएक्ट किया, क्या कहा उन्होंने। बिल्कुल, और ये सिर्फ भारत के लिए एक राष्ट्रीय त्रासदी नहीं थी। ये पूरी मानवता के लिए एक झटका था। सही कहा आपने। और जो श्रद्धांजलि संदेश उस वक्त आए वो महज कोई औपचारिक बयान नहीं थे। बिल्कुल। वे गांधी जी के वैश्विक कद, उनकी विचारों की जो यूनिवर्सल अपील थी और उनके नैतिक प्रभाव की गवाही देते हैं। ये प्रतिक्रियाएं हमें बताती हैं कि दुनिया उन्हें किस ऊंचाई पर देखती थी। तो सबसे पहले जिनका जिक्र हमारे सामने है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, आइंस्टाइन, विज्ञान की दुनिया का शायद सबसे बड़ा नाम उस वक्त। उन्होंने जो कहा वो रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। क्या कहा था उन्होंने? आइंस्टाइन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियों को ये यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि वे कैसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया और पृथ्वी में इनका रक्त कण कण में समाहित है। यकीन दिलाना मुश्किल होगा। सोचिए, एक वैज्ञानिक के ये शब्द। हाँ, इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। आइंस्टाइन जो तर्क, सबूत, वैज्ञानिक पद्धति, इन सब के प्रतीक थे। बिल्कुल। और वो गांधी जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लगभग अलौकिक लगते हैं। अलौकिक, हाँ, अविश्वसनीय। यकीन दिलाना मुश्किल होगा। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गांधी जी का प्रभाव किसी साधारण तार्किक फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं होता था। अच्छा। वो मानवीय अनुभव के उस स्तर पर थे जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शायद पूरी तरह समझाया भी नहीं जा सकता। मतलब आइंस्टाइन के लिए गांधी जी एक ऐसी हस्ती थे जिनका होना ही अपने आप में एक असाधारण घटना थी। हाँ, कुछ ऐसा ही। एक ऐसा सच जो भविष्य में शायद मिथक जैसा लगे। संभवतः यही भाव है, जैसे वो कह रहे हो कि देखो, हमने अपने समय में एक ऐसे इंसान को चलते फिरते देखा है जिसे आने वाली पीढ़ियां शायद सिर्फ कहानियों में ही संभव मानेंगी। अरे वाह! ये गांधी जी के नैतिक बल, उनकी सत्य और अहिंसा की शक्ति के प्रति आइंस्टीन का गहरा सम्मान दिखाता है। बिल्कुल। एक वैज्ञानिक का इस तरह नतमस्तक होना ये बताता है कि गांधी जी का प्रभाव कितना गहरा और सार्वभौमिक था, विज्ञान की सीमाओं से भी परे। हाँ, ये उनके असाधारण व्यक्तित्व की शायद सबसे बड़ी पुष्टि है। ये सचमुच एक असाधारण कोण है देखने का। आइंस्टीन का नजरिया उनके अस्तित्व की विलक्षणता पर था। अब अगर हम एक दूसरे दिग्गज की तरफ बढ़ें तो हमारे पास जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जिक्र है। अच्छा, शॉ साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता। हाँ, और अपनी तीखी बुद्धि और सामाजिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल। उन्होंने गांधी जी के लिए एक बड़ा ही अनूठा शब्द इस्तेमाल किया, शानदार मनोवैज्ञानिक। हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है ना। उन्हें संत, नेता, सुधारक तो कई कहते थे, पर मनोवैज्ञानिक, ये क्यों? हाँ, ये मनोवैज्ञानिक शब्द ध्यान खींचता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। शॉ जैसे विचारक शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करते थे। सही है। यहाँ मनोवैज्ञानिक कहने से उनका आशय शायद सिर्फ अकादमिक मनोविज्ञान से नहीं था, तो फिर बल्कि वो गांधी जी की उस हैरत अंगेज क्षमता की ओर इशारा कर रहे थे जिससे वे इंसानी मन की गहराइयों को समझते थे। अच्छा। लोगों की उम्मीदें, उनके डर, उनकी प्रेरणाएं, उनकी सामूहिक चेतना, इन सबको। तो क्या शॉ ये कह रहे थे कि गांधी जी की असली ताकत उनकी राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि लोगों के मन को पढ़ने और उसे दिशा देने की क्षमता थी?
बिल्कुल यही बात है। सोचिए जरा करोड़ों लोगों को हम्म, जो सदियों से दबे कुचले थे, हाँ, उन्हें बिना किसी हथियार के सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक के खिलाफ खड़ा कर देना। ये तो कमाल है। ये कैसे संभव हुआ? ये तभी संभव हुआ जब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जनता की नब्ज पहचानता हो, उनकी भावनाओं को समझता हो और उनके अंदर जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाना जानता हो। अच्छा, गांधी जी जानते थे कि डर को कैसे भरोसे में बदलना है, निराशा को कैसे आशा में बदलना है, और भीड़ को एक बल में कैसे बदलना है? हाँ, बिखली हुई भीड़ को कैसे एक अनुशासित नैतिक बल में बदलना है। ये तो नेतृत्व का एक बिल्कुल अलग ही स्तर है। ये सिर्फ भाषण देना या नीतियां बनाना नहीं है, नहीं, ये तो सीधे दिलों और दिमागों पर असर डालने की कला है। शॉ शायद इसी गहरी मानवीय समझ को मनोवैज्ञानिक कह रहे थे। निश्चित रूप से। शॉ ने शायद पहचाना कि गांधी जी का अहिंसक प्रतिरोध सिर्फ एक नैतिक मौकिफ, मतलब एक स्टैंड नहीं था, हाँ, बल्कि यह एक बेहद प्रभावी मनोवैज्ञानिक रणनीति भी थी। अच्छा, कैसे? यह दुश्मन के मन पर भी असर डालती थी, उसे नैतिक रूप से कमजोर करती थी और अपने लोगों को यह विश्वास दिलाना कि बिना हिंसा के भी जीता जा सकता है, ये अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। सही बात है। तो शॉ की नज़र में गांधी जी एक ऐसे मास्टर साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मानवीय व्यवहार की गहरी समझ को इस्तेमाल करके इतिहास की धारा बदल दी। वाह, ये आइंस्टीन के नजरिए से कितना अलग है, फिर भी उतना ही गहरा सम्मान दर्शाता है। वाकई आइंस्टाइन ने उनके असाधारण अस्तित्व को रेखांकित किया, शॉ ने उनकी मनोवैज्ञानिक कुशलता को। हाँ, अब एक तीसरा नजरिया देखते हैं, डॉक्टर एरिक एच एरिक्सन का। एरिक एच एरिक्सन, हाँ, जाने माने विचारक। बिल्कुल, खासकर मनोविश्लेषण और मानवीय विकास के क्षेत्र में। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने गांधी जी के बारे में क्या महसूस किया। क्या कहा उन्होंने? एरिक्सन के शब्द हैं कि गांधी जी अपने देश में पिता तुल्य हुए और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के पिता रूप में अपनी भूमिका निभाई। पिता तुल्य। हाँ, पिता तुल्य ये शब्द भी बहुत वजनदार है, भावनात्मक है, बिल्कुल, मायने रखता है। ये पिता तुल्य या फादर फिगर वाली बात बेहद महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक राजनीतिक उपाधि या सम्मानजनक संबोधन नहीं है, ये एक गहरे भावनात्मक रिश्ते की ओर इशारा करता है। भावनात्मक रिश्ता। हाँ, पिता का रूपक क्या दर्शाता है? सुरक्षा, मार्गदर्शन, नैतिक अधिकार, निस्वार्थ प्रेम और देखभाल। सही। एरिक्सन जब कहते हैं कि गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति के पिता रूप में थे, तो उनका मतलब है कि आम लोगों ने उनके साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत, हाँ, बहुत ही गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया। जैसे वो सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता नहीं बल्कि हर किसी के अपने परिवार के मुखिया जैसे हों। हाँ, कुछ ऐसा ही। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जा सके, जिससे सहारा मिल सके। बिल्कुल। सोचिए, एक नेता जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो, लेकिन साथ ही हर व्यक्ति को लगे कि वो उनसे सीधे तौर पर जुड़ा है, उनकी परवाह करता है। ये एक असाधारण उपलब्धि है। ये तो है। ये दिखाता है कि गांधी जी का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक या बौद्धिक स्तर पर नहीं था, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के ताने बाने में गहरे उतर चुके थे। अच्छा। एरिक्सन जो मानवीय पहचान और रिश्तों के अध्येता थे, उन्होंने शायद इस अनोखे भावनात्मक बंधन को पहचाना, हाँ, और उसे पिता तुल्य कहकर व्यक्त किया। और क्या एरिक्सन का ये अवलोकन सिर्फ भारत के संदर्भ में था, या वो इसे एक ज्यादा व्यापक मानवीय घटना के तौर पर देख रहे थे? मुझे लगता है उनके शब्दों से यही ध्वनि निकलती है कि वो इसे एक गहरी मानवीय सच्चाई के रूप में देख रहे थे। अच्छा। जो शायद भौगोलिक सीमाओं से परे हो। गांधी जी के संदेश और उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता था। हाँ, ये तो था। उन्हें नैतिक संबल देता था। तो ये संभव है कि भारत के बाहर भी कई लोग उन्हें एक मार्गदर्शक, एक नैतिक अभिभावक के रूप में देखते हों। ये सवाल भी उठता है कि आखिर कोई व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोगों के दिलों में ये पिता वाली भावना कैसे जगा सकता है? हाँ, कैसे? ये सिर्फ करिश्मा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये शायद उनकी प्रामाणिकता, उनकी करुणा और उनके अटूट नैतिक साहस का नतीजा था। तो अब हमारे सामने तीन बहुत अलग लेकिन बहुत शक्तिशाली छवियां हैं। हाँ, बिल्कुल। आइंस्टीन के लिए वो एक लगभग अविश्वसनीय चमत्कारी हस्ती थे। शॉ के लिए वो मानवीय मन के अद्भुत पारखी, एक शानदार मनोवैज्ञानिक थे। सही। और एरिक्सन के लिए वो एक पिता तुल्य संरक्षक थे, जिनसे करोड़ों का गहरा भावनात्मक नाता था। बिल्कुल। ये तीनों दृष्टिकोण मिलकर गांधी जी की कैसी तस्वीर बनाते हैं? क्या मतलब है इन सब का? ये मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी एक फ्रेम में समा ही नहीं सकती। अच्छा। ये दर्शाते हैं कि गांधी जी का व्यक्तित्व
और उनका प्रभाव कितना बहुआयामी था, कितना जटिल और कितना विशाल था। जैसे एक हीरा होता है ना, जैसे अलग अलग कोनों से देखो तो अलग अलग चमक दिखाई देती है। हाँ हाँ। वैसे ही गांधी जी के व्यक्तित्व की अलग अलग पहलू अलग अलग विचारकों को प्रभावित कर रहे थे। मतलब हर कोई उन्हें अपने नजरिए से देख रहा था। बिल्कुल। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने उनकी अद्वितीयता और नैतिक ऊंचाई को देखा जो भौतिक नियमों से परे लगती थी। शॉ जैसे लेखक और सामाजिक आलोचक ने उनकी उस व्यवहारिक बुद्धि और मनोवैज्ञानिक समझ को पहचाना जिससे उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। सही। और एरिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिक ने उस गहरे भावनात्मक और नैतिक संबंध को महसूस किया जो उन्होंने आम इंसान के साथ स्थापित किया था। तो कोई उन्हें चमत्कारी मान रहा है, कोई मनोवैज्ञानिक, कोई पिता। हाँ, ये विविधता ही उनकी समग्रता का प्रमाण है। तो ये अलग अलग नजरिए असल में उनकी महानता के अलग अलग आयामों को उजागर करते हैं। ये विरोधाभासी नहीं है बल्कि पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही दिखाता है कि उनका असर किसी एक दायरे तक सीमित नहीं था। वो सिर्फ भारत के नेता नहीं थे, वो एक वैश्विक विचारक थे। हाँ। वो सिर्फ राजनीतिक हस्ती नहीं थे, वो एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी थे। सही। वो सिर्फ सिद्धांतवादी नहीं थे, वो कर्मयोगी भी थे। उनकी शख्सियत में इतनी परतें थीं हाँ। कि हर कोई अपनी पृष्ठभूमि और अपनी समझ के हिसाब से उनके किसी न किसी पहलू से गहराई से जोड़ सकता था। और ये वैश्विक प्रतिक्रियाएं इसी बात का सबूत हैं कि उनका संदेश और उनका जीवन दुनिया भर के लोगों के लिए मायने रखता था, चाहे वो वैज्ञानिक हों, लेखक हों या आम इंसान हों, सबके लिए। तो आज की इस बातचीत में हमने देखा कि कैसे गांधी जी की मृत्यु पर दुनिया के कुछ सबसे प्रखर मस्तिष्कों ने, मतलब बड़े बड़े विचारकों ने अपने गहरे उद्गार व्यक्त किए। हाँ। आइंस्टीन का विस्मय, शॉ का वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और एरिक्सन का पतातुल्य वर्णन, ये सब मिलकर उस असाधारण व्यक्तित्व की एक झलक देते हैं जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी थी। बिल्कुल। ये शब्द हमें उस समय के गहरे शोक और असीम सम्मान का एहसास कराते हैं। निश्चित रूप से ये तात्कालिक एकदम दिल से निकली प्रतिक्रियाएं हमें याद दिलाती हैं कि गांधी जी का कद कितना बड़ा था। वो सिर्फ एक राष्ट्र के निर्माता नहीं थे, बल्कि वो पूरी मानवता के लिए एक नैतिक दिशा सूचक थे, एक मॉरल कंपास। सही कहा। उनका जीवन एक प्रयोग था, सत्य और अहिंसा के साथ जीने का, और उसी के बल पर बड़े से बड़ा बदलाव लाने का। हाँ। और ये प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि दुनिया ने उस प्रयोग की महत्ता को पहचाना था, उसे समझा था। ये समझना आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, आज के दौर में तो और भी। बिल्कुल, कि कैसे एक व्यक्ति अपने मूल्यों पर अटल रहकर दुनिया पर इतना सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डाल सकता है। आज की अभिव्यक्ति है जो दुनिया ने महसूस की। शायद इसीलिए ये आज भी हमें इतनी गहराई से छूती हैं। सही बात है। ये हमें बताती हैं कि गांधी जी सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत नहीं थे, बल्कि एक जीवित नैतिक शक्ति थे, जिनके जाने से दुनिया ने वाकई कुछ अनमोल खो दिया था। ये जानना सचमुच हैरान करने वाला है कि 1948 में उस दौर के कुछ महानतम विचारक गांधी जी को इस नजरिए से देख रहे थे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आज आइंस्टाइन, शॉ या एरिक्सन जैसे लोग हमारे बीच होते, तो वो आज की दुनिया, हमारे आज के संघर्ष, हमारी तकनीक, हमारे वैश्विक मुद्दे, हमारी नैतिक दुविधाएं, इस सब के संदर्भ में गांधी जी के विचारों और उनकी विरासत को कैसे देखते? ये बहुत अच्छा सवाल है। उनकी कौन सी बातें उन्हें आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक या जरूरी लगती? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। महात्मा गांधी, क्या वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है, या उनके विचार, उनके काम आज भी हमारी जिंदगी, हमारे समाज, देश को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं? हाँ, ये सवाल तो है और बहुत गहरा भी है, क्योंकि देखिए गांधी जी को लेकर तो लगातार बहसें होती हैं, उनके विचारों की नई नई व्याख्याएं सामने आती रहती हैं। बिल्कुल। और इसी सवाल के तह तक जाने के लिए आज हम एक लेख के कुछ हिस्सों को देखेंगे जिसका शीर्षक है गांधी जी, शाश्वत प्रासंगिकता और भारत पर प्रभाव। तो हमारा मकसद यह है कि इस सामग्री से समझें कि गांधी जी के जो आदर्श थे वो आज के भारत के लिए, खासकर यहाँ की गवर्नेंस मतलब शासन व्यवस्था और समाज कल्याण की दिशा में कितने काम के हैं, कितने प्रासंगिक हैं, उनका असर कहाँ तक है। हाँ, मतलब हम ये खंगालने की कोशिश करेंगे कि जो स्रोत है हमारे पास वो गांधी जी के प्रभाव और उनकी आज की रिलेवेंस के बारे में क्या ठोस बातें बताते हैं। सही। चलिए एक बहुत ही मार्मिक बात से शुरू करते हैं। गांधी जी की मृत्यु के फौरन बाद जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र से कहा था, आपको याद होगा, रोशनी हमारी जिंदगी से दूर हो गई है, पर मैं गलत हूं, हजारों वर्ष बाद भी ये रोशनी रहेगी
और विश्व इसे देखेगा। क्या नेहरू की ये बात, ये उम्मीद आज भी उतनी ही सच लगती है? क्या कहते हैं आप? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और उतरते हैं। हाँ, नेहरू का वो कथन वाकई बहुत भावनात्मक था और उसमें एक दूरदृष्टि भी थी। उन्होंने गांधी जी ने जो सत्य दिखाया उसे असाधारण कहा, टाइमलेस मतलब समय से परे, शाश्वत बताया था। उनका ये मानना था कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं है, ये एक विचार का स्थायित्व है जो रहेगा। तो यहीं से पहला सवाल उठता है कि क्या समय बीतने के साथ गांधी जी के विचार वो क्या पुराने पड़ गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं? हमारे पास जो स्रोत है वो इस बारे में काफी साफ राय रखता है। उसका कहना है नहीं, ऐसा नहीं है। नेहरू का वो जो भरोसा था कि गांधी जी का दिखाया सच हमेशा रहेगा, वो कहीं ना कहीं आज भी हमें सुनाई देता है, महसूस होता है। और ये सिर्फ कोई भावुक बात नहीं है। स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि आज भी गांधी जी के जाने के इतने दशक बाद भी जब लोग मुश्किलों में फंसते हैं, समस्याओं से जूझते हैं, तो कहीं ना कहीं समाधान के लिए गांधी जी के आदर्शों की तरफ, उनके बताए रास्तों की तरफ देखते हैं। ये एक दिलचस्प बात है। हाँ, ये बात तो गौर करने वाली है। ऐसा क्यों है भला? इतने बदलाव आ गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, फिर भी लोग उनके विचारों में कुछ ढूंढते हैं। देखिए, यहाँ एक फैसिनेटिंग पहलू ये है कि ये जो निरंतर प्रासंगिकता है ना, इसके सबूत हमें चारों तरफ दिखते हैं। आप देखिए, गांधी जी पर आज भी कितने लेख छप रहे हैं, कितनी रिसर्च हो रही है, किताबें आ रही हैं, फिल्में बन रही हैं। उनके विचारों पर यूनिवर्सिटी से लेकर नुक्कड़ तक, मतलब हर जगह बहसें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हाँ, ये तो है। कहीं आलोचना होती है। हाँ, तीखी आलोचना भी होती है और कहीं उनके विचारों का जबरदस्त समर्थन भी होता है। सही बात है। पब्लिक डिस्कोर्स में गांधी जी हमेशा रहते हैं, किसी न किसी शक्ल में। और यही जो एक सक्रिय चर्चा है, ये जो लगातार मंथन चल रहा है, यही तो पक्का सबूत है कि गांधी जी के विचार आज भी जिंदा है। वो सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद कोई नाम नहीं है, बल्कि आज की बहस के, आज की सोच के एक एक्टिव केंद्र बिंदु हैं। समय उन्हें लोगों के मन से, दिमाग से मिटा नहीं पाया है। उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि उस प्रासंगिकता के मायने बदलते रहें, उसकी व्याख्याएं समय के साथ बदलती रहें। ये तो हुई उनकी वैचारिक प्रासंगिकता। अब थोड़ा शासन संविधान पर उनके असर की तरफ आते हैं। स्रोत में गांधी जी का नेहरू को दिया एक तिलिस्म का जिक्र है, एक मंत्र जैसा। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। क्या था ये? हाँ, ये पिलिस्म शब्द थोड़ा जादुई सा लगता है ना? जी। लेकिन असल में ये निर्णय लेने की, मतलब डिसीजन मेकिंग की एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नैतिक कसौटी थी। एक मॉरल कंपास कह सकती हैं आप इसे। गांधी जी ने नेहरू से कहा था, और शायद ये सलाह सभी पॉलिसी मेकर्स के लिए थी, कि भाई जब भी तुम्हें कोई शक हो, कोई संदेह हो, या जब तुम्हारा अपना स्वार्थ, तुम्हारा ईगो तुम पर हावी होने लगे, तो एक काम करना। क्या काम? उस सबसे गरीब, सबसे लाचार, बेबस इंसान का चेहरा याद करना जिसे तुमने कभी देखा हो। फिर अपने आप से पूछना, ये जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं, क्या इससे उस गरीब आदमी को कोई फायदा होगा? क्या इससे वो अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत पर थोड़ा भी कंट्रोल पा सकेगा? क्या इससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिलेगा जिनका पेट भूखा है और जिनकी आत्मा प्यासी है? ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। पॉलिसी को सीधे सबसे जरूरतमंद इंसान की जरूरत और उसके एम्पावरमेंट से जोड़ना। सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि कंट्रोल और स्वराज की बात भी। बिल्कुल। गांधी जी मानते थे कि इस तरह सोचने से, उस आखिरी आदमी के हित को कसौटी बनाने से, तुम्हारे सारे शक दूर हो जाएंगे और तुम्हारा अहंकार भी पिघल जाएगा। ये एक तरीका था पॉलिसी मेकिंग को सिर्फ आंकड़ों और फाइलों से निकालकर उसे एक मानवीय चेहरा देने का, ये पक्का करने का कि सत्ता का इस्तेमाल सबसे कमजोर की भलाई के लिए हो। अच्छा, अब बात यहाँ और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम पूछते हैं कि क्या इस तिलिस्म का या गांधी जी के इन व्यापक विचारों का असर आजाद भारत की ठोस नीतियों पर, कानूनों पर वाकई पड़ा? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, स्रोत के मुताबिक बिल्कुल पड़ा। खासकर आज़ादी के फौरन बाद के जो शुरुआती साल थे और सबसे अहम भारतीय संविधान बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें गांधी जी के विचारों का साफ असर देखा जा सकता है। कई गांधीवादी विचारक और कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि स्वतंत्र भारत ने कम से कम शुरू में गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश जरूर की। क्या आप इसके कुछ खास उदाहरण दे सकती हैं? संविधान के कौन से हिस्से हैं जो गांधी जी की सोच दिखाते हैं? हाँ, कई उदाहरण हैं। संविधान में कई आर्टिकल्स, खासतौर पर जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स,
उन हिस्सों में गांधी जी के विचारों की गहरी छाप दिखती है। जैसे कि कौन कौन से? सबसे बड़ा उदाहरण तो है संविधान में छुआछूत का पूरी तरह खत्म किया जाना, आर्टिकल 17। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये गांधी जी की जिंदगी भर की लड़ाई का एक मुख्य मुद्दा था जिसे संविधान ने अपनाया। फिर समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18, जो हर नागरिक को कानून के सामने बराबर मानता है, ये भी गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत के काफी करीब है। और धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आजादी। सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों से बराबर दूरी रखेगा, सभी का सम्मान करेगा, ये गांधी जी के सर्वधर्म समभाव के विचार से बहुत गहराई से जुड़ा है। इसी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19, ये भी उनके सत्य और अहिंसा के प्रयोग का एक जरूरी हिस्सा था, जहां विचारों को खुलकर कहने की आजादी हो। ये तो हुए नागरिक और राजनीतिक अधिकार। सामाजिक आर्थिक बराबरी के बारे में गांधी जी के जो विचार थे, उनका क्या असर दिखता है? वहां भी प्रभाव है। देखिए, संविधान में पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए खास प्रावधान किए गए, आरक्षण की व्यवस्था हुई, छोटे और घरेलू उद्योगों मतलब लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई गई। ये सीधे सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज और आर्थिक आत्मनिर्भरता के विचार से जुड़े थी। वो मानते थे कि बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटी डिसेंट्रलाइज्ड उत्पादन इकाइयां भी जरूरी हैं। और शायद सबसे अहम, सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, बिल्कुल। ग्राम पंचायतों को ताकत देना और सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो आर्टिकल 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तौर पर था और बाद में 73वें संशोधन से जिसे संवैधानिक दर्जा मिला, ये तो सीधा सीधा गांधी जी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, उसे साकार करने की कोशिश थी कि असली ताकत गांव में हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सारे प्रावधान कहीं ना कहीं गांधी जी के जीवन भर के काम और सोच से निकले थे? ऐसा कहा जा सकता है, बिल्कुल। ये सब वो मुद्दे थे जिन पर गांधी जी ने लगातार जोर दिया था। इसके अलावा स्रोत ये भी बताते हैं कि 1947 के बाद सामाजिक न्याय पक्का करने के लिए और सबसे कमजोर असहाय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी कानूनी और नीतिगत कोशिशें हुईं, जैसे बंधुआ मजदूरी खत्म करना या महिलाओं के अधिकार, उन सब पर भी गांधी जी के विचारों का असर देखा जा सकता है। यहाँ तक कि भारत की जो शुरुआती पंचवर्षीय योजनाएं थीं, 5 ईयर प्लान्स, खासकर उनमें जो ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और कुटीर उद्योगों पर जोर था, उसमें भी उनके विचारों की झलक दिखती है। ये बिल्कुल साफ करता है कि उनका असर सिर्फ नैतिक उपदेशों तक नहीं था, बल्कि वो आजाद भारत की बुनियाद, उसके संविधान, कानून, शुरुआती नीतियों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ। चलिए अब चर्चा को थोड़ा उनके रचनात्मक कार्यक्रम की तरफ ले चलते हैं। गांधी जी सिर्फ सोचते नहीं थे, वो करते भी थे। वे एक कर्मयोगी थे। उन्होंने सिद्धांत के साथ साथ अमली काम मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पर बहुत जोर दिया। क्या उनके शुरू किए गए या उनसे प्रेरित ये रचनात्मक काम आज भी चल रहे हैं? हाँ, लेख हमें बताता है कि गांधी जी के जमाने में या उनसे प्रेरणा लेकर उनसे भी पहले जो संस्थाएं बनी थीं, उनमें से कई आज भी उनके बताए 19 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ये गांधी जी की विरासत का एक बहुत ही अहम और शायद सबसे जिंदा हिस्सा है जो सीधे जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। और इन संस्थाओं का सरकार के साथ रिश्ता कैसा रहा? स्रोत में लिखा है कि अंग्रेज सरकार तो इन पर शक करती थी। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। ब्रिटिश राज में इन रचनात्मक कार्यकर्ताओं और उनकी संस्थाओं को अक्सर शक की निगाह से देखा जाता था। उन्हें कई बार विद्रोही या एंटी गवर्नमेंट माना जाता था क्योंकि वो आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, ग्राम स्वराज की बात करते थे, जो कि कॉलोनियल रूल के हितों के खिलाफ था। अंग्रेजों को लगता था कि ये राजनीतिक आंदोलन का ही एक छुपा हुआ रूप है। लेकिन आजाद भारत में हालत बदली होगी। क्या इन संस्थाओं को सरकारी मदद मिली? स्रोत के मुताबिक हाँ, आजाद भारत में स्थिति काफी बदली। कुछ अपवाद अगर छोड़ दें तो इन रचनात्मक संस्थाओं को ज्यादातर राज्य और केंद्र सरकारों से सहयोग और समर्थन मिला है। इसमें अक्सर आर्थिक मदद भी शामिल रही है। ये एक बड़ा बदलाव था। आजाद भारत की सरकारों ने कम से कम शुरुआती दशकों में ये माना कि ये संस्थाएं देश बनाने के काम में महत्वपूर्ण साथी हो सकती हैं और गांधी जी के सपनों को जमीन पर उतारने में मदद कर सकती हैं। क्या सरकार ने खुद भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के किसी पहलू को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ी पहल की, कोई संस्था बनाई? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा और ठोस उदाहरण है केंद्र सरकार का अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन बनाना।
KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जिसने खादी और गांव में चलने वाले छोटे छोटे पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को एक संस्थागत रूप दिया। ये सीधे गांधी जी के स्वदेशी और ग्रामोद्योग के विचार को आगे बढ़ाने वाला सरकारी प्रयास था। और ये कमीशन, ये KVIC काम कैसे करता है? ये संस्थाओं और लोगों की मदद कैसे करता है? ये कमीशन मुख्य रूप से राज्य स्तर पर बने जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड हैं या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, NGOs, और सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव्स, उनके जरिए काम करता है। ये इन संस्थाओं को पैसा देता है, आर्थिक मदद, टेक्निकल गाइडेंस देता है, ट्रेनिंग का इंतजाम करता है और उनके बनाए सामान को बेचने में, मतलब मार्केटिंग में भी मदद करता है। स्रोत में सीमांत धन यानी मार्जिन मनी का भी जिक्र है। ये क्या चीज है और कैसे मदद करती है? हाँ, कमीशन की एक महत्वपूर्ण योजना है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। इसके तहत ये लोगों को सीमांत धन देता है। ये मार्जिन मनी असल में एक तरह की सब्सिडी या शुरुआती पूंजी होती है जो किसी को अपना काम शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेने में मदद करती है। इससे बैंक को गारंटी मिलती है और जो उद्यमी है उस पर ब्याज का बोझ भी कम होता है। ये सीधे तौर पर गांवों में खेती के अलावा दूसरे रोजगार पैदा करने का एक तरीका है जो गांधी जी के आत्मनिर्भर गांव के विचार के बहुत करीब है। यानी ये सिर्फ खादी तक ही नहीं है बल्कि गांव में उद्योग और रोजगार बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सीधे तौर पर गांधी जी के आत्मनिर्भर स्वावलंबी गांवों के सपने से जुड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे उनके विचारों को न सिर्फ नैतिक स्तर पर बल्कि व्यावहारिक और संस्थागत स्तर पर भी लागू करने की कोशिश हुई। और समाज के सबसे वंचित तबके, दलित और आदिवासी, उनके उत्थान के लिए गांधी जी ने जो इतनी कोशिशें की थीं, उनका क्या हुआ? क्या आजादी के बाद उस दिशा में भी काम जारी रहा? हाँ, उस दिशा में भी महत्वपूर्ण संस्थागत कदम उठाए गए। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, और अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाए। स्रोत इसे गांधी जी के 1930 के दशक में शुरू किए गए हरिजन सेवक संघ जैसे प्रयासों का ही एक तरह से सरकारी और संवैधानिक विस्तार मानते हैं। इन आयोगों का मकसद इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके सामाजिक आर्थिक विकास को देखना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। इसके अलावा और कौन से बड़े कदम उठाया गया जो गांधी जी के सामाजिक आर्थिक न्याय के विचारों से प्रेरित लगते हैं? भूमि सुधारों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आजादी के बाद जमींदारी और जागीरदारी जैसी सदियों पुरानी सामंती व्यवस्थाएं खत्म की गईं। ये भूमिहीनों और छोटे किसानों को शोषण से आजादी दिलाने और जमीन का न्यायपूर्ण बंटवारा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, जिसका सपना गांधी जी ने भी देखा था। और क्या राज्यों ने भी इस दिशा में खास कानून बनाए? हाँ, केंद्र सरकार के कहने पर अलग अलग राज्य सरकारों ने भूमि पुनर्वास, लैंड रिहेबिलिटेशन और भूमि हदबंदी, लैंड सीलिंग कानून पास किए। लैंड सीलिंग का मकसद था कि किसी एक व्यक्ति या परिवार के पास एक तय सीमा से ज्यादा जमीन ना हो और जो फालतू जमीन निकले उसे भूमिहीन किसानों और मजदूरों में बांटा जाए। इसके पीछे मंशा आर्थिक असमानता कम करना और संपत्ति को कुछ ही हाथों में जमा होने से रोकना था। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से भी कहीं न कहीं जुड़ता है, जिसमें वो मानते थे कि अमीरों को अपनी संपत्ति का ट्रस्टी समझना चाहिए। और हमने पहले भी जिक्र किया सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज अधिनियम। हाँ, पंचायती राज अधिनियम का पास होना एक मील का पत्थर था। इस सत्ता को सही मायने में गांवों तक, आम लोगों तक ले जाने की एक संवैधानिक कोशिश थी। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार के बहुत करीब है, जिसमें गांव अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हों और अपने फैसले खुद ले सकें। मकसद था कि लोकल लोग अपने विकास की योजनाएं खुद बनाएं और उन्हें लागू करें। तो ये सारे उदाहरण KVIC, SC/ST आयोग, भूमि सुधार, पंचायती राज, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि कैसे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के विचार और आजाद भारत सरकार के काम कहीं न कहीं साथ साथ चलते रहे, एक दूसरे पर असर डालते रहे।
बिल्कुल सही कहा। और एक महत्वपूर्ण बात जो श्रोता रेखांकित करते हैं वो ये है कि सरकार की इन तमाम योजनाओं और संस्थाओं के साथ साथ गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी संस्थाएं और कार्यकर्ता आज भी वॉलंटरी तौर पर मतलब स्वयंसेवी रूप से बिना किसी सरकारी पद या लाभ के इन्हीं रचनात्मक कामों में लगे हुए हैं। वे खादी, ग्रामोद्योग, सफाई, नई तालीम, सांप्रदायिक सद्भाव, नशा मुक्ति जैसे क्षेत्रों में चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। सरकार की अपनी भूमिका है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन स्वयंसेवी प्रयासों का योगदान भी बहुत बड़ा है। वे अक्सर उन दूर दराज के इलाकों और उन वंचित समुदायों तक पहुंचते हैं जहां शायद सरकारी मशीनरी उतनी असरदार ना हो। तो इस पूरी बातचीत का सार लबोलुआब यही निकलता है कि जो स्रोत हमने देखा वो हमें यह बताता है कि गांधी जी केवल इतिहास की किताबों में बंद कोई महापुरुष नहीं है। उनके विचार, उनका वो अनोखा तिलिस्म, उनके रचनात्मक कार्यक्रम की सोच, इन सब का आज़ाद भारत के संविधान पर, उसके कानूनों पर, शुरुआती सरकारी नीतियों पर, सामाजिक संस्थाओं पर और शायद कहीं ना कहीं हमारे सोचने के तरीके पर भी एक गहरा और स्थायी असर पड़ा है। तो इस सब का मतलब क्या है आज के लिए? इसका मतलब यही है कि ये असर सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है। जैसा हमने बात की, आज की जो मुश्किल चुनौतियां हमारे सामने हैं, चाहे वो नैतिक और जवाबदेह शासन का सवाल हो या सामाजिक न्याय और बराबरी के लिए जो संघर्ष चल रहा है या फिर पर्यावरण का संकट और टिकाऊ विकास का लक्ष्य, इन सबके बीच गांधी जी की प्रासंगिकता किसी न किसी रूप में बनी हुई है। उनके विचार, उनका तरीका, उनके नैतिक आग्रह आज भी हमें रास्ता दिखा सकते हैं, हमें सोचने के लिए नई दिशाएं दे सकते हैं और शायद कुछ हल भी सुझा सकते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि गांधी जी का वो कितना सरल सा लगने वाला मंत्र कि कोई भी कदम उठाने से पहले समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति पर उसके असर के बारे में सोचो, आज की इस बेहद जटिल, तकनीकी और ग्लोबलाइज दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं के मानवीय और न्यायसंगत हल ढूंढने में कितना प्रासंगिक और कितना शक्तिशाली साबित हो सकता है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि विकास का, प्रगति का असली पैमाना आखिर होना क्या चाहिए। हाँ, स्रोत ने गांधी जी के प्रभाव के कई पहलू तो दिखाए ही हैं, जैसे संविधान पर असर, रचनात्मक कामों का जारी रहना, लेकिन ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जिस पर शायद आगे और बात हो सकती है। आज के इस तेजी से बदलते हुए भारत में, जहां नई सामाजिक आर्थिक सच्चाइयां हैं, नई चुनौतियां हैं, नई उम्मीदें हैं, गांधी जी के इतने सारे रचनात्मक कामों में से, जैसे खादी ग्रामोद्योग, छुआछूत मिटाना, सांप्रदायिक सद्भाव, नई तालीम, ग्राम स्वराज, कौन से तत्व आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी महसूस होते हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि उन प्रासंगिक चीजों को आज के हालात में जमीनी स्तर पर और ज्यादा असरदार तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है, ताकि उनका फायदा सिर्फ कहने भर का ना हो, बल्कि सच में समाज के सबसे जरूरतमंद तबके तक पहुंचे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और कोशिश करते रहने की जरूरत है। बल्कि उन्होंने जमीनी स्तर पर संस्थानों के एक पूरे जाल को कैसे जन्म दिया? ये कौन से संस्थान थे, किन क्षेत्रों में इन्होंने काम किया और क्या वाकई में वो गांधी जी के सपनों को साकार कर पाए? चलिए देखते हैं इसे खोलकर। बिल्कुल। और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये केवल हवाई किले नहीं थे। ये ठोस संगठन थे जिन्हें गांधी जी के जीवन काल में या उनके तुरंत बाद स्थापित किया गया था, और इनमें से कई तो आज भी काम कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक दर्शन को, एक विचारधारा को व्यावहारिक जमीनी कार्रवाई में बदला जा सकता है। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग संगठन समाज की नब्ज पकड़कर, आप कह सकती हैं, विशिष्ट मुद्दों पर काम कर रहे थे। आदिम जाति सेवक संघ एक ऐसा ही संगठन है। हाँ बिल्कुल। ये मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए समर्पित था, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ सीधी सेवा तक ही सीमित नहीं थी। ये एक तरह से दूसरी गांधीवादी संस्थाओं के लिए मेंटर और सपोर्ट सिस्टम जैसा भी था। उनको आर्थिक मदद भी देता था, और इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम था आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम विद्यालय चलाना। आश्रम विद्यालय, अच्छा, ये सामान्य स्कूलों से कैसे अलग थे? क्या खास था इनमें? देखिए, ये सिर्फ किताबी ज्ञान के केंद्र नहीं थे। ये गांधी जी की जो नई तालीम या बुनियादी शिक्षा की अवधारणा थी, उस पर आधारित थे, जहां शिक्षा को हाथ के काम से, खेती से और सामुदायिक जीवन से जोड़ा जाता था। मकसद था आत्मनिर्भर, चरित्रवान और समाज से जुड़े नागरिक तैयार करना। ये दिखाता है कि गांधीवादी सोच में सिर्फ समस्या का समाधान नहीं, बल्कि व्यक्ति का समग्र विकास कितना महत्वपूर्ण था।
उनकी पूरी सोच अंत्योदय पर आधारित थी, यानी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय। विकास का पैमाना सबसे वंचित का उत्थान होना चाहिए। समझ गया। हाँ, मतलब शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन और वो सामुदायिक भावना का विकास। इसी तर्ज पर अनुसूचित जातियों के लिए भी एक संस्था थी, है ना, जहां तक मुझे याद है, हरिजन सेवक संघ। निश्चित रूप से। और ये सीधे तौर पर गांधी जी के दिल के बेहद करीब मुद्दे अस्पृश्यता निवारण से जुड़ा था। वो इसे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा कलंक मानते थे और इसके उन्मूलन के लिए तो उन्होंने अपना जीवन ही लगा दिया था। हरिजन सेवक संघ सिर्फ अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूकता फैलाने तक ही सीमित नहीं था, जिसके लिए वो पदयात्रा जैसे तरीके अपनाते थे, बल्कि इसने ठोस कल्याणकारी काम भी किए। जैसे कि क्या करते थे ये लोग? जैसे भंगी मुक्ति कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य था हाथ से मैला ढोने की जो अमानवीय प्रथा थी उसे खत्म करना। सोचिए, ये सामाजिक समानता की लड़ाई का कितना व्यवहारिक और जरूरी पहलू था। और आदिम जाति सेवक संघ की ही तरह ये भी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आश्रम विद्यालय चलाता था। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ दान या दया का काम नहीं था। नहीं। ये सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई का एक संगठित प्रयास था, जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का अभिन्न अंग था। रचनात्मक कार्यक्रम, ये शब्द आपने इस्तेमाल किया अभी, क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? मतलब क्या था इसका? जरूर। देखिए, गांधी जी का मानना था कि भारत की सच्ची आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने से नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें सामाजिक, आर्थिक और नैतिक रूप से भी आत्मनिर्भर और मजबूत बनना होगा। इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने करीब 19 सूत्रीय कार्यक्रम दिया, जिसे रचनात्मक कार्यक्रम कहा गया। इसमें अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, खादी, ग्रामोद्योग, नई तालीम, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और सफाई जैसे कई मुद्दे शामिल थे। ये सभी संस्थाएं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो असल में इसी रचनात्मक कार्यक्रम को लागू करने के अलग-अलग माध्यम थे। अच्छा, ये तो बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। मतलब राजनीतिक आजादी के साथ साथ समाज का पूरा नवनिर्माण। इस संदर्भ में सेवाग्राम का जिक्र अक्सर आता है। इसकी कहानी क्या है? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? सेवाग्राम की कहानी वाकई दिलचस्प है। इसकी शुरुआत हुई 1921 में, जब गांधी जी के कहने पर जमनालाल बजाज ने अपने साथी विनोबा भावे को वर्धा भेजा, सत्याग्रह आश्रम की एक शाखा खोलने के लिए। पास की ही शेवगांव गांव में मीरा बहन, जो गांधी जी की एक प्रमुख विदेशी अनुयायी थीं, वो पहले से ग्रामीण विकास का काम कर रही थीं। और फिर सेवाग्राम कैसे बना? ये नाम कैसे पड़ा? 1936 में गांधी जी खुद शेगांव आकर बस गए और वहीं एक आश्रम स्थापित किया गया। बाद में इसी शेगांव का नाम बदलकर सेवाग्राम, यानी सेवा का गांव रखा गया। लेकिन सेवाग्राम सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की एक प्रयोगशाला बन गया, एक हब कह सकते हैं। और काफी समय तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का मुख्यालय भी रहा। सोचिए जरा, देश की आजादी से जुड़े कितने ही बड़े फैसले उस छोटे से गांव में लिए गए होंगे। कमाल है। तो आज वर्धा और सेवाग्राम की क्या स्थिति है? क्या वो सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल बन के रह गया है या अभी भी कुछ चल रहा है वहां? बिल्कुल नहीं। वो आज भी गांधीवादी गतिविधियों का एक कह सकते हैं धड़कता हुआ केंद्र है। वहां आज भी कई संस्थाएं गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चल रही हैं, जैसे महिला आश्रम और पवनार में विनोबा भावे द्वारा स्थापित ब्रह्म विद्या मंदिर। ये दोनों महिलाओं की स्वतंत्रता, शिक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। गांधी जी महिलाओं की भागीदारी को समाज निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। और क्या क्या है वहां, मतलब महिलाओं के अलावा? वर्धा में गांधीवादी विचारों पर शोध करने, प्रशिक्षण देने और यहाँ तक के डिप्लोमा कोर्स चलाने वाले संस्थान भी हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो दातापुर का संस्थान कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा, उनके पुनर्वास और इस बीमारी पर शोध के लिए समर्पित है। गांधी जी खुद कुष्ठ रोगियों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। और ये भी देखिए कि समय के साथ कैसे बदलाव आया है। कुछ संस्थान अब विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण विकास के गांधीवादी मॉडल को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाता है कि गांधीवादी विचार जड़ नहीं है, वो प्रासंगिक बने रहने के लिए खुद को ढाल सकते हैं। ये वाकई कमाल है कि कैसे एक जगह इतने अलग-अलग रचनात्मक कामों का केंद्र बन सकती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब गांधी जी नहीं रहे तब उनके इस विशाल काम और विरासत को कैसे संभाला गया? क्या सब बिखर गया? हाँ,
ये एक बहुत बड़ा सवाल था उस समय। बिल्कुल। लेकिन उनके अनुयायियों ने इसे बिखरने नहीं दिया। उनके निधन के तुरंत बाद उनके काम को जारी रखने और उनके विचारों को जीवित रखने के लिए गांधी मेमोरियल न्यास या गांधी स्मारक निधि की स्थापना की गई। गांधी मेमोरियल न्यास। अच्छा, और इसके लिए संसाधन कहाँ से आए? मतलब इतना बड़ा काम? यहीं पर उनके अनुयायियों का समर्पण दिखता है। जानकारी ये बताती है कि इस न्यास के लिए पूरे देश से 12 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई। सोचिए 1940 के दशक के आखिर में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये सिर्फ एक भावनात्मक श्रद्धांजलि नहीं थी, ये उनके काम को संस्थागत रूप देकर आगे बढ़ाने का एक सुविचारित संगठित प्रयास था। 12 करोड़ उस जमाने में? ये तो सचमुच अद्भुत है। ये न्यास करता क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है गांधीवादी समाज कार्य पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना और शोध कार्यों को आर्थिक मदद देना। यानी ये एक तरह से ज्ञान निर्माण और अगली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम करता है, ताकि रचनात्मक कार्यक्रम की मशाल जलती रहे। इसी तरह शांति के क्षेत्र में गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी पीस फाउंडेशन की स्थापना हुई। इसका काम सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति स्थापना, संघर्ष समाधान और अहिंसक प्रतिरोध के गांधीवादी तरीकों पर काम करता है। ये दिखाता है कि गांधी जी के विचार वैश्विक शांति के लिए भी कितने प्रासंगिक माने गए। और महिलाओं और बच्चों के लिए क्या उनके लिए भी कोई विशेष व्यवस्था की गई थी? हाँ, बिल्कुल। कस्तूरबा गांधी के निधन के बाद 1944 में ही कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मेमोरियल न्यास की स्थापना हो गई थी। कस्तूरबा जी खुद महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के कामों से गहराई से जुड़ी थीं। इस न्यास के लिए भी तब 1 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई थी। 1 करोड़? अच्छा। और ये न्यास किन क्षेत्रों में काम करता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर केंद्रित है। इसका मुख्यालय इंदौर में है, लेकिन काम पूरे देश में फैला है। परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण स्वच्छता जैसे मुद्दों पर। और इसकी सबसे खास बात है ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। दस्तावेज बताते हैं कि इस न्यास द्वारा प्रशिक्षित हजारों महिलाएं आज भी देश के कोने कोने में गांधीवादी रचनात्मक कार्यों का नेतृत्व कर रही हैं। ये जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व तैयार करने और विकेंद्रीकृत तरीके से काम करने का एक शानदार उदाहरण है। तो हमने देखा कि कैसे वंचित समुदायों पर ध्यान दिया गया, कैसे सेवाग्राम एक केंद्र बना और कैसे गांधी जी के बाद उनकी विरासत को संभालने के लिए बड़े न्यास बने। लेकिन गांधी जी का सरोकार तो शायद और भी व्यापक था, मतलब और भी बहुत कुछ था उनके एजेंडे में। बिल्कुल, वो रचनात्मक कार्यक्रम की छतरी बहुत बड़ी थी, बहुत ज्यादा। इन बड़े न्यासों के अलावा भी गांधी जी की प्रेरणा से या उनके मार्गदर्शन में कई और संगठन बने जो जीवन के अलग अलग पहलुओं को छूते थे। जैसे अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए उन्होंने मजदूर महाजन संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बातचीत और मध्यस्थता के गांधीवादी तरीके पर जोर देता था। और ये आज भी गुजरात में सक्रिय है। और आर्थिक आत्मनिर्भरता, वो उनके लिए स्वराज का एक अहम हिस्सा थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। उसके लिए तो उन्होंने पूरा आंदोलन ही खड़ा कर दिया था। खादी को उन्होंने आज़ादी का प्रतीक बना दिया। अखिल भारतीय चरखा संघ का गठन ही खादी के उत्पादन, प्रचार और बुनकरों के उत्थान के लिए हुआ था। इसी तरह गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए लघु और ग्रामीण उद्योगों तथा कारीगरों के संरक्षण और विकास के लिए अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की गई। उनका मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और उनका उद्धार गांव के अपने पैरों पर खड़े होने से ही होगा। ये तो काफी विस्तृत फलक है। क्या और भी क्षेत्र थे, मतलब और किन चीजों पर काम हुआ? हाँ, रचनात्मक कार्यक्रम में समाज सुधार और नैतिक उत्थान पर भी बहुत जोर था। जैसे शराबबंदी के लिए निषेध समिति बनाई गई, गाय की नस्ल सुधारने और उसकी देखभाल के लिए गौ सेवा संघ का गठन हुआ, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में खासकर दक्षिण भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बनी, और जैसा हमने पहले जिक्र किया, कुष्ठ रोगियों की सेवा और उनके प्रति सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए अखिल भारतीय कुष्ठ निवारण संघ स्थापित हुआ। बाप रे, ये सूची तो काफी लंबी है।
ऐसा लगता है जीवन का कोई पहलू छूटा ही नहीं। सही कह रहे हैं आप। वो 19 सूत्रीय कार्यक्रम वाकई बहुत व्यापक था। और इन औपचारिक संगठनों के अलावा भी अनगिनत लोग थे जो व्यक्तिगत या सामूहिक स्तर पर इन कार्यक्रमों को लागू करने में जुटे थे। ये सिर्फ संस्थाएं खड़ी करना नहीं था, ये जीवन जीने का एक तरीका अपनाने का आह्वान था। उतने सारे अलग अलग संगठन, अलग अलग काम, क्या इनमें आपस में कोई तालमेल था या सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे थे? जानकारी बताती है कि गांधी जी खुद चाहते थे कि इनमें समन्वय हो। हाँ, उनकी इच्छा थी, लेकिन उनके जीवन काल में ये पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। शायद उस समय की उथल-पुथल और आज़ादी की लड़ाई की प्राथमिकताओं के कारण ये हो नहीं सका। लेकिन उनके जाने के बाद इस समन्वय की ज़रूरत को और शिद्दत से महसूस किया गया। तब विनोबा भावे, जिन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, उनकी प्रेरणा से विभिन्न गांधीवादी संघों और संस्थाओं के प्रमुख एक साथ आए। और उसका नतीजा क्या निकला? क्या हुआ उस मीटिंग का? नतीजा ये हुआ कि एक एकीकृत संगठन बनाने पर सहमति बनी, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय सर्वसेवा संघ। सर्वसेवा यानी सबकी सेवा। इसमें कई पुराने महत्वपूर्ण संघ जैसे चरखा संघ, ग्रामोद्योग संघ आदि का या तो विलय हो गया या वो इससे संबद्ध हो गए। तो इस सर्वसेवा संघ ने क्या भूमिका निभाई? मतलब क्या इसने वाकई में समन्वय स्थापित किया? हाँ, इसने भारत में बिखरे हुए गांधीवादी समाज कार्यों को एक मंच पर लाने, उनमें समन्वय स्थापित करने और उन्हें एक सामूहिक दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में भी मदद की। इसी संगठनात्मक ढांचे और समन्वय के कारण गांधी जी के निधन के इतने दशकों बाद भी उनका रचनात्मक कार्यक्रम, हाँ, समय के साथ कुछ जरूरी बदलावों और अनुकूलन के साथ आज भी जीवित है और प्रासंगिक बना हुआ है। यह इन संस्थाओं की जबरदस्त जीवितता और अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि गांधी जी के सिद्धांत सिर्फ ऊंचे आदर्श या किताबी बातें नहीं थे। नहीं, उन्होंने सामाजिक बदलाव के लिए एक व्यवहारिक खाका तैयार किया और उसे लागू करने के लिए संस्थाओं का एक मजबूत और टिकाऊ नेटवर्क खड़ा किया। निश्चित रूप से हमने देखा कि कैसे ये नेटवर्क समाज के सबसे कमजोर तबकों, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति से लेकर महिलाओं और बच्चों, मजदूरों, कारीगरों तक फैला हुआ था। कैसे इसने स्वास्थ्य जैसे कुष्ठ निवारण, शिक्षा में नई तालीम, आर्थिक आत्मनिर्भरता में खादी, ग्रामोद्योग, फिर शांति स्थापना, नशा मुक्ति और यहाँ तक कि भाषा जैसे विविध क्षेत्रों को अपने दायरे में लिया। और कैसे सेवाग्राम जैसी जगहों ने इन विचारों को फलने फूलने के लिए जमीन मुहैया कराई। गांधी स्मारक निधि और कस्तूरबा गांधी न्यास जैसे निकायों ने इन्हें जरूरी संसाधन और ढांचा दिया। और आखिर में सरसेवा संघ ने इन सबको एक सूत्र में पिरोकर इनकी निरंतरता सुनिश्चित की। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का दृष्टिकोण, जब उसे सही रणनीति और समर्पित लोगों का साथ मिले, तो वो समाज में कितना गहरा और स्थायी प्रभाव डाल सकता है। और ये हमें आज के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि आज हम 21वीं सदी की जिन जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो बढ़ती आर्थिक असमानता हो, जलवायु परिवर्तन का संकट हो, सामाजिक टकराव हो या राजनीतिक ध्रुवीकरण, क्या इन चुनौतियों के सामने गांधी जी के ये सिद्धांत, जैसे कि ग्राम स्वराज यानी गांव की आत्मनिर्भरता, सर्वोदय यानी सबका उदय, विकेंद्रीकरण, सादगी और सबसे बढ़कर अहिंसक संघर्ष और सत्य का आग्रह, क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? क्या इन संस्थाओं के दशकों के अनुभव से हम आज की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सीख सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को शायद थोड़ा और सोचने की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जिसने बिना किसी सरकारी जोर जबरदस्ती के लोगों से लाखों एकड़ जमीन दान में हासिल कर ली। मतलब सोचने में भी अनोखा लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक अनूठा प्रयोग था ये। हम आज विनोबा भावे के सर्वोदय, फिर भूदान और उसके बाद ग्रामदान आंदोलनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जो भी जानकारी और विश्लेषण उपलब्ध है उसके आधार पर। जी। और हमारा मकसद है कि इस पूरी ऐतिहासिक पहल के पीछे की सोच क्या थी, इसने क्या हासिल किया, क्या कमियां रह गईं और शायद क्या आज भी इससे कुछ सीखा जा सकता है। हाँ, इसकी प्रासंगिकता पर भी बात करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, परत दर परत इसे समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं उस शख्स से जिनके इर्द गिर्द ये सब घूमता है, विनोबा भावे। जी। इनका पूरा नाम था विनायक नरहरि भावे,
जन्म 1895 में महाराष्ट्र में हुआ था। जी, इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1916 में, जब ये गांधी जी से मिले। फिर तो करीब 30 साल तक गांधी जी के साए में ही रहे, आजादी की लड़ाई में कूदे, समाज सेवा की, और हाँ, कई बार जेल भी गए। गांधी जी के बहुत करीबी अनुयायियों में से थे। और ये कोई साधारण शख्स नहीं थे, पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन, संस्कृत के तो प्रकांड पंडित थे। और सिर्फ संस्कृत ही नहीं, कई भारतीय और विदेशी भाषाएं जानते थे। हाँ, बहुभाषी थे वो। इन्होंने भगवत गीता पर जो टीका लिखी, गीता प्रवचन, वो आज भी बहुत पढ़ी जाती है। गांधी जी भी इनसे बहुत प्रभावित थे। कहते हैं उन्हें महान सेवा का एक माध्यम मानते थे। बिल्कुल। और गांधी जी के जाने के बाद, ये बात है मार्च 1948 की, सेवाग्राम में एक बहुत अहम बैठक हुई थी। इसमें राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, कृपलानी, जयप्रकाश नारायण जैसे उस वक्त के सभी बड़े गांधीवादी नेता मौजूद थे, और विनोबा भावे भी। अच्छा। वहीं पर सर्वोदय समाज की नींव रखी गई। इसका आधार गांधी जी के ही विचार थे। सर्वोदय, इसका मतलब क्या था? सर्वोदय यानी सबका उदय, या कह लें सबका भला। ये सिर्फ बहुमत के भले की बात नहीं थी, बल्कि हर एक इंसान, समाज के अंतिम व्यक्ति तक के कल्याण की सोच थी। अच्छा, तो ये बहुत व्यापक विचार था। जी हाँ। और इस सर्वोदय समाज के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई विनोबा भावे को। और उन्होंने इसे सिर्फ गांधीवादियों के दायरे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम जनता तक पहुंचाया। हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि 1940 में गांधी जी ने इन्हें पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही के तौर पर चुना था। बिल्कुल। उससे उन्हें देश भर में एक पहचान मिली थी। तो ये सर्वोदय का विचार ही वो जमीन थी जिस पर भूदान का बीज पड़ा। लेकिन वो कौन सी खास घटना थी, वो चिंगारी कहाँ से आई जिसने इस बीज को अंकुरित कर दिया? हाँ, वो कहानी भी दिलचस्प है। देखिए, 1948 के आसपास विनोबा जी देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आई शरणार्थियों के पुनर्वास के काम में जुटे थे, दिल्ली और दूसरी जगहों पर। अच्छा, हाँ। ये उनके उस बड़े सपने का हिस्सा था जहां वो भारतीय समाज को अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा करना चाहते थे। लेकिन भूदान का आइडिया वो थोड़ा अचानक आया 1951 में। जी। विनोबा भावे वर्धा से पैदल यात्रा करते हुए हैदराबाद राज्य जा रहे थे, जो आज के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। वहां एक सर्वोदय सम्मेलन था। पैदल यात्रा करते हुए? जी, पद यात्रा तो उनकी पहचान थी। कहते हैं रास्ते में उन्हें यह ख्याल कौंधा। खैर, सम्मेलन के बाद उन्होंने तेलंगाना के उन इलाकों में पदयात्रा शुरू की जो उस वक्त कम्युनिस्ट हिंसा से प्रभावित थे। हाँ, तेलंगाना का वो दौर काफी उथल पुथल वाला था। बिल्कुल। तो 18 अप्रैल 1951 को वो पोचमपल्ली नाम के गांव पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कुछ भूमिहीन हरिजन परिवारों से हुई। करीब 40 परिवार थे जिन्हें गुजारा करने के लिए मतलब लगभग 80 एकड़ जमीन की जरूरत थी। 80 एकड़? उस वक्त ये बड़ी मांग रही होगी। हाँ, और विनोबा जी के लिए सरकार से फौरन कोई मदद दिलवाना मुमकिन नहीं था। तो शाम को प्रार्थना सभा में उन्होंने गांव वालों के सामने ही ये बात रख दी कि आप लोग मिलकर इन भाइयों के लिए 80 एकड़ जमीन का इंतजाम कर सकते हैं। मतलब सीधे लोगों से अपील की। जी। और तभी एक स्थानीय जमींदार रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं 100 एकड़ जमीन दान देता हूँ। अरे वाह! वहीं के वहीं। हाँ, बिल्कुल। बस यही वो पल था। यहीं से भूदान यानी भूमि का दान आंदोलन शुरू हुआ, जो फिर आगे चलकर ग्रामदान में बदला। और इसके बाद शुरू हुई विनोबा जी की वो ऐतिहासिक पदयात्रा, जी, जो करीब 14 साल चली। जी, 14 साल। सोचिए, 14 साल तक पैदल चलते रहना, गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना। उनका संदेश भी कितना सीधा और गहरा था। जैसे हवा और पानी पर सबका हक है, वैसे ही धरती माँ की देन ये जमीन, इस पर भी किसी एक का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसमें सबका हिस्सा है। हाँ, ये बहुत मौलिक बात कह रहे थे वो, संपत्ति पर समुदाय के अधिकार की बात। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। उन्होंने लगभग पूरा भारत नाप दिया, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश। मैंने पढ़ा कि वो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश भी गए थे। जी हाँ, उनकी यात्रा का दायरा बहुत बड़ा था। बहुत बड़ी संख्या है, खासकर जब ये स्वेच्छा से मिली हो। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। बताया जाता है कि इसमें से करीब 25 लाख एकड़ जमीन लगभग 5 लाख भूमिहीन किसान परिवारों में बांटी भी गई। ये उस दौर में बिना किसी कानून के जोर के सिर्फ अपील पर हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। और विनोबा यही नहीं रुके। भूदान के अनुभव से उन्हें शायद लगा कि सिर्फ जमीन के टुकड़े बांट देने से शायद पूरी बात नहीं बनेगी, जरूरत है पूरी सोच बदलने की। अच्छा। यहीं से ग्रामदान का विचार आया। इसमें किसी एक व्यक्ति के दान देने के बजाय पूरा का पूरा गांव ही अपनी जमीन का मालिकाना हक समुदाय को सौंप दे।
मतलब गांव एक परिवार की तरह मिलकर अपना विकास करे। तो ये भूदान से एक कदम आगे था। हाँ, ये भूदान से भी ज्यादा क्रांतिकारी विचार था। जमीन का निजी स्वामित्व ही खत्म करने की दिशा में एक कदम। और ये फैला भी। जुलाई 1971 तक के आंकड़े बताते हैं कि करीब 1,68,000 गांवों ने खुद को ग्रामदानी घोषित कर दिया था। 1,68,000 गांव। जी हाँ, इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए कई राज्य सरकारों ने फिर भूदान यज्ञ अधिनियम जैसे कानून भी पास किए और जमीन बांटने के लिए समितियां बनाई। अच्छा, तो कानूनी ढांचा भी बना इसके लिए? जी हाँ, और कुछ नियम भी बनाए गए, जैसे जिसे जमीन मिली है उसे 3 साल के अंदर उस पर खेती शुरू करनी होगी, वरना जमीन वापस ले ली जाएगी। ठीक है। और सबसे अहम बात, वो जमीन बेच या किसी और को दे नहीं सकता था। मालिकाना हक समुदाय का ही रहता था, व्यक्ति सिर्फ उसका उपयोग कर सकता था। लेकिन ये लाखों एकड़ जमीन का दान और फिर ग्राम दान, ये सिर्फ एक जमीन बांटने का कार्यक्रम तो नहीं लग रहा है। इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई दर्शन भी तो काम कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन बांटना कतई नहीं था। जी। तो इस पर किसी व्यक्ति का एकाधिकार कैसे हो सकता है? ये तो सबकी साझी विरासत है। बिल्कुल सही, यही मूल भावना थी इस आंदोलन के पीछे। कई बुनियादी दार्शनिक सिद्धांत थे। पहला और सबसे क्रांतिकारी था निजी संपत्ति की धारणा को चुनौती देना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। सोचिए, उस जमाने में जब जमीनी इज्जत और ताकत का पैमाना थी, विनोबा कह रहे थे कि जमीन, पैसा, यहाँ तक कि हमारा ज्ञान और हुनर भी, ये सब समाज की अमानत है। हम सिर्फ उसके ट्रस्टी या कह लीजिए रखवाले हैं। असली मालिक तो समाज है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, गांधी जी वाला। जी वही। इसलिए इसका इस्तेमाल सबके भले के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ जमीन बांटना नहीं था, ये सदियों पुरानी सोच पर सीधी चोट थी कि मेरी चीज सिर्फ मेरी है। दूसरा मकसद था समाज में बराबरी और भाईचारा लाना। अमीर गरीब की खाई पाटना, जाति पाति ऊंच नीच के भेद मिटाना, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना। सामाजिक समरसता। जी। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य शक्ति को जनशक्ति में बदलना। मतलब सरकार की ताकत, जो अक्सर पुलिस और फौज पर टिकी होती है, उसकी जगह जनता की अपनी ताकत, आपसी सहयोग और आत्म अनुशासन की शक्ति को जगाना। अच्छा, यानी लोग खुद अपना शासन चलाएं। हाँ, विनोबा का सपना एक ऐसे समाज का था जो खुद चले, जिसे चलाने के लिए डंडे की जरूरत न पड़े। एक तरह से राज्य विहीन समाज उनका आदर्श था। और चौथा विचार क्या था? चौथा विचार था राजनीति को लोकनीति में बदलने का। विनोबा मानते थे कि ये जो पार्टियों वाली राजनीति होती है, इसमें जनता की सीधी भागीदारी कम हो जाती है। वो चाहते थे कि नीतियां ऊपर से थोपी ना जाएं, बल्कि गांव के लोग खुद मिलकर अपनी जरूरत के हिसाब से बनाएं। जनता द्वारा जनता के लिए नीति, यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र। बिल्कुल। और इन सब से मिलकर होती थी एक पूर्ण क्रांति की तैयारी, यानी समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में बिना खून खराबे के अहिंसक तरीके से बुनियादी बदलाव लाना। विनोबा के लिए ग्रामदान वाला गांव इस अहिंसक क्रांति का एक जीता जागता मॉडल था। तो ये तो हुई गहरी सोच और दर्शन की बात। पर जमीन पर असलियत में ये ग्रामदान काम कैसे करता था? मतलब क्या शर्तें थीं इसकी, अगर कोई गांव ग्रामदानी बनना चाहे तो? हाँ, इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ते थे। पहली शर्त थी कि गांव की ग्राम सभा यानी सभी वयस्क सदस्य सर्वसम्मति से ये फैसला लें। कोई दबाव नहीं, सबकी रजामंदी जरूरी थी। सर्वसम्मति, ये तो काफी मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो था, पर यही अहिंसक तरीका था। दूसरी शर्त थी गांव की कम से कम आधी खेती की जमीन का मालिकाना हक ग्राम सभा को सौंपना होता था, ताकि उसे भूमिहीनों में बांटा जा सके। हाँ, किसान उस जमीन पर खेती करते रह सकते थे, पर मालिक अब पूरा गांव था, यानी ग्राम सभा। अच्छा, मालिक ग्राम सभा। जी। तीसरी शर्त थी कि गांव का हर जमीन मालिक अपनी जमीन का कम से कम 20वां हिस्सा यानी 5% भूमिहीनों के लिए देगा। मकसद था कि गांव में कोई भी बिना जमीन के ना रहे। हर कोई देगा? हाँ, हर जमीन मालिक। और चौथी, एक ग्राम कोष यानी गांव का साझा खजाना बनाया जाएगा। ग्राम कोष, उसमें क्या होगा? उसमें किसान अपनी उपज का 40वां हिस्सा, मजदूर अपनी दिहाड़ी का 30वां हिस्सा और जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपनी तनख्वाह का 30वां हिस्सा डालेंगे। अच्छा, सब अपनी आय का एक हिस्सा देंगे। जी, और इस पैसे से गांव का विकास होगा, सबकी जरूरतें पूरी होंगी। सपना था ऐसे आत्मनिर्भर गांव का जहां ना पुलिस की जरूरत पड़े, न कचहरी की, और ना ही कोई किसी से ब्याज ले। मतलब एक आदर्श राम राज्य जैसा। वाकई बहुत ऊंचा आदर्श था ये।
लेकिन इस आंदोलन की कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, पर वो बहुत नाटकीय था। चंबल के डाकुओं का आत्मसमर्पण। हाँ, वो एक असाधारण घटना थी। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी नाम सुनते ही डाकुओं का ख्याल आता है। सदियों पुरानी समस्या थी ये। सरकार ने पुलिस भेजी, गोलियां चली, मुठभेड़ें हुई, लेकिन डाकू खत्म नहीं हुए। जी, बहुत हिंसक इतिहास रहा है उस इलाके का। फिर 1960 में कहते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पर विनोबा भावे चंबल गए। वो किसी सरकारी अफसर की तरह नहीं गए, तामझाम लेकर नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह उन डाकुओं से मिलने पहुंचे। हाँ, उनका तरीका बिल्कुल अलग था। वो दिल से जुड़ना चाहते थे। और हुआ ये कि मानसिंह जैसे कुख्यात डाकू समेत कई बागियों ने विनोबा जी के सामने हथियार डाल दिए। ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। जी, और विनोबा ने उन्हें डाकू नहीं, बागी कहा। शायद वो समझते थे कि किन परिस्थितियों ने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर किया होगा। उन्हें सजा तो हुई कानून के तहत, पर बाद में भूदान में मिली जमीन पर उनके पुनर्वास की कोशिश भी की गई। अच्छा, उन्हें जमीन भी दी गई? हाँ, सजा काटने के बाद। और यही सिलसिला आगे भी चला। 1972 में जयप्रकाश नारायण जी की मौजूदगी में सैकड़ों और बागियों ने आत्मसमर्पण किया। ये दिखाता है कि विनोबा का जो अहिंसक नजरिया था, वो सिर्फ जमीनी विवादों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कितने गहरे सामाजिक मुद्दों और इंसानी दिलों को भी छूने की ताकत रखता था। ये वाकई में आंदोलन का एक अलग ही पहलू है। पर अब इतनी बड़ी पहल के बाद ये सोचना भी लाजमी है कि क्या सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही हुआ? क्या इस आंदोलन की कोई आलोचना भी हुई? क्योंकि हर बड़े काम की आलोचना तो होती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सवाल उठाना भी जरूरी भी है। देखिए, हर बड़े प्रयास की तरह भूदान ग्रामदान की भी अपनी सीमाएं और कमियां रहीं, जिनकी आलोचना भी हुई। पहली बात तो लक्ष्य प्राप्ति में कमी। शुरुआत में सपना बहुत बड़ा था, 5 करोड़ एकड़ जमीन जुटाने का, लेकिन हकीकत में करीब 40 लाख एकड़ ही मिल पाई। हाँ, 5 करोड़ के मुकाबले 40 लाख तो काफी कम है, 10वां हिस्सा भी नहीं। जी, दूसरी बड़ी समस्या थी जमीन बांटने की। जितनी जमीन मिली भी वो पूरी बांटी नहीं जा सकी। कुछ आंकड़े कहते हैं 25 लाख एकड़ बंटी, जैसा हमने पहले कहा, पर कुछ आलोचक कहते हैं कि असल में सिर्फ 30% के आसपास ही बंट पाई। आंकड़ों में भले थोड़ा फर्क हो, पर यह साफ है कि काफी जमीन या तो कागजों में ही रह गई या उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया। अच्छा, वितरण में दिक्कतें आई? हाँ, तीसरी दिक्कत खेती से जुड़ी थी। कई बार जमीन मिल तो गई, लेकिन वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी कि उस पर खेती करना महंगा हो गया। या फिर जिससे जमीन मिली उसके पास बैल, हल, बीज खरीदने के साधन ही नहीं थे, या खेती की सही जानकारी नहीं थी। ये व्यवहारिक समस्याएं थीं। चौथी आलोचना दान में मिली जमीन की क्वालिटी को लेकर थी। अक्सर देखा गया कि लोगों ने वो जमीन दान में दी जो या तो बंजर थी, या ऊबड़ खाबड़, या नदी नालों के किनारे वाली, जिस पर खेती करना बहुत मुश्किल या नामुमकिन था। मतलब दान तो कर दिया, पर शायद अच्छी जमीन नहीं दी। हाँ, ये तो फिर दान के नाम पर खाना पूर्ति जैसी बात हो गई। कुछ हद तक। पांचवी बात, अधूरे वादे। जब आंदोलन का जोर था, तब तो बहुत लोगों ने जोश में आकर जमीन देने का वादा कर दिया, लेकिन बाद में या तो मुकर गए या फिर तरह तरह की कानूनी अड़चनें बता दी। अच्छा, वादे पूरे नहीं किए गए। हाँ, ऐसा भी हुआ। छठी कमी, जो भूदान बोर्ड बने थे हर राज्य में, उनका ठीक से काम ना कर पाना। जमीन के रिकॉर्ड रखना, उसे बांटना, झगड़े निपटाना, ये सब काम इन बोर्डों का था, लेकिन अक्सर उनके पास ना तो पर्याप्त कर्मचारी होते थे, न साधन, और कई बार वे स्थानीय नेताओं के दबाव या कानूनी उलझनों में ही फंसे रहते थे। वो उतने असरदार ढंग से काम नहीं कर पाए जैसा सोचा गया था। यानी व्यवस्थागत कमियां भी थीं। जी, और आखिर में एक बुनियादी अंतर था आदर्श और यथार्थ का। गांधी जी और विनोबा ने जिस आत्मनिर्भर प्रेम और सद्भावना वाले आदर्श गांव की कल्पना की थी, गांव की जमीनी हकीकत, वहां की राजनीति, जातिवाद, आपसी झगड़े, वो सब उस कल्पना से काफी अलग और ज्यादा जटिल था। तो इतनी सारी आलोचनाएं सुनने के बाद सवाल उठता है कि फिर इस आंदोलन को सफल माना जाए या असफल? इसकी उपलब्धियां क्या थीं? क्या इसे पूरी तरह नाकाम कह देना सही होगा? नहीं, इसे नाकाम कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। देखिए, कमियों के बावजूद इस आंदोलन की अहमियत कम नहीं होती। सबसे पहली और बड़ी बात तो यही है कि दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई और मिसाल होगी जहां लाखों लोगों ने अपनी मर्जी से, बिना किसी सरकारी डंडे के, अपनी जमीन दूसरों के लिए, भूमिहीनों के लिए दान कर दियो।
ये सोच ही अपने आप में अभूतपूर्व थी। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। स्वेच्छा से इतना बड़ा दान। और अगर तुलना करें तो उस दौर में सरकार ने भी भूमि सुधार के कानून बनाए थे, काफी जोर शोर से। उन कानूनों से करीब 22 लाख एकड़ जमीन हासिल हुई थी, लेकिन भूदान आंदोलन ने सिर्फ अपील के दम पर इससे कहीं ज्यादा, करीब 40 लाख एकड़ जमीन इकट्ठा कर ली थी। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। ये आंकड़ा तो महत्वपूर्ण है। और ये यहाँ जो ज्यादा आकर्षक बात है वो ये कि विनोबा खुद कहते थे कि उनका मकसद सिर्फ जमीन के आंकड़े जुटाना नहीं था। असली लक्ष्य था लोगों के दिल बदलना, उनके सोचने का तरीका बदलना, समाज में बराबरी, सहयोग और मेरा नहीं हमारा की भावना जगाना। मूल्यों का परिवर्तन। जी, मूल्यों का परिवर्तन। ये निजी मिल्कियत के विचार से आगे बढ़कर सामुदायिक अपनेपन की तरफ एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। भले ही पूरी तरह सफल ना हुआ हो, पर इसने एक दिशा तो दिखाई। और क्या दुनिया भर में भी इसे नोटिस किया गया? हाँ बिल्कुल, इस अनोखे प्रयास की गूंज देश के बाहर भी सुनाई दी। मशहूर अमेरिकी पत्रकार थे लुइस फिशर, उन्होंने इसे पूरब से आया एक बेहद रचनात्मक विचार कहा था। अच्छा। भारत के ही दूसरे बड़े विचारक भी इसकी अहमियत समझते थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जेपी। वो मानते थे कि जमीन के मालिकाना हक का व्यक्ति से समाज को अपनी इच्छा से हस्तांतरण, ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन है। गांधीवादी विचारक थे जी। रामचंद्रन, उन्होंने इसे एक मानसिक आर्थिक क्रांति कहा, जिसने दुनिया को रचनात्मकता का, अहिंसा का एक नया रास्ता दिखाया। मानसिक आर्थिक क्रांति। जी, और योजना आयोग के सदस्य रहे श्रीमान नायर का मानना था कि ग्रामदान ने लोकतंत्र को मजबूती दी, क्योंकि इसने अहिंसा के जरिए समाज के सबसे कमजोर तबके को ताकत देने की कोशिश की। संक्षेप में कहें तो इसने सदियों से चली आ रही निजी संपत्ति की जड़ पर चोट करने का एक गंभीर और अनोखा प्रयास किया, जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। तो कुल मिलाकर देखें, भूदान और ग्रामदान सिर्फ जमीन सुधार के कार्यक्रम नहीं थे, ये उससे कहीं ज्यादा बड़े थे। ये भारत के सामाजिक, आर्थिक और शायद नैतिक ताने बाने में अहिंसा के रास्ते एक बड़ी क्रांति लाने का एक महत्वाकांक्षी ख्वाब थे। विनोबा भावे 1982 में नहीं रहे, लेकिन वो भारत के इतिहास में रचनात्मकता और मानवीय सद्भावना के ये एक सुनहरा अध्याय जरूर लिख गए। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें, आज के संदर्भ में, तो ये आंदोलन हमें कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आज भी हम अपनी मर्जी से, बिना किसी बाहरी दबाव के, समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ छोड़ने को, कुछ त्यागने को तैयार हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वो सामुदायिक भावना, वो मिलजुल कर रहने और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा करने की सोच आज भी उतनी ही जरूरी नहीं है जितनी तब थी? शायद आज और भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भूदान और ग्रामदान के पीछे जो मूल विचार थे, यानी संसाधनों पर सबका हक समझना, ट्रस्टीशिप की भावना रखना, क्या ये सिद्धांत आज की जो नई और जटिल चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ता हुआ डिजिटल डिवाइड है या पर्यावरण का इतना बड़ा संकट है, क्या इन पर भी लागू किए जा सकते हैं? हाँ, ये विचार करने योग्य प्रश्न है। इस पर विचार हमारे पास एक स्रोत सामग्री है, ग्रामदान और सामुदायिक संगठन, एक तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक से। हम आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है ये समझना इस स्रोत के जरिए कि क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो सुनने में शायद अलग लगें, क्या वो असल में एक ही दिशा में काम करते हैं, कम्युनिटी लेवल पर? हाँ। क्या कोई बुनियादी समानता है या फिर गहरे अंतर हैं? चलिए इस तुलना को खोलकर देखते हैं ये स्टडी हमें कहाँ ले जाती है। हाँ, ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। ये हमें एक मौका देता है कि हम सामाजिक कार्य का जो एक खास भारतीय गांधीवादी नजरिया है, उसे दुनिया भर में जो सामुदायिक संगठन के सिद्धांत चलते हैं उनके साथ रखकर देखें। अच्छा। अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग जगहों पर अलग जरूरतें होती हैं, लेकिन उनसे जन्मे विचार भी कभी कभी एक ही दिशा में जाते दिखते हैं। तो ये देखना रोचक होगा कि ये स्रोत इस कनेक्शन को कैसे दिखाता है। तो शुरू करते हैं सामुदायिक संगठन से। स्रोत ये कहता है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है, मतलब जो प्रशिक्षित पेशेवर समुदायों के साथ काम करते हैं जी, उसमें सामुदायिक संगठन का जो मकसद है वो काफी हद तक ग्रामदान जैसा ही है। अच्छा। यानी कम्युनिटी लेवल पे लोगों के साथ मिलकर काम करना। बिल्कुल। ये पहली, आप कह सकती हैं, पहली कड़ी है
जो स्रोत जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और इसको समझाने के लिए स्रोत प्रोफेसर एमजी रोज का जिक्र करता है। वो समाज कार्य शिक्षा में एक जाना माना नाम है, एक लेखक, एक शिक्षक। दिलचस्प बात यह है स्रोत के मुताबिक कि प्रोफेसर रोज भूदान या ग्रामदान जैसे भारतीय आंदोलनों से मतलब परिचित नहीं थे। अच्छा, वो जानते नहीं थे इनके बारे में। ऐसा स्रोत कहता है। पर इसके बावजूद उनकी जो सामुदायिक संगठन की परिभाषा है वो बहुत जरूरी मानी गई है। परिचित न होना और फिर भी परिभाषा का प्रासंगिक होना, ये तो अपने आप में एक इशारा है कि शायद कुछ बुनियादी सिद्धांत यूनिवर्सल हो सकते हैं। हो सकता है। तो प्रो रोज की परिभाषा क्या कहती है? प्रो रोज के अनुसार सामुदायिक संगठन का जो अल्टीमेट जो मुख्य मकसद है वो है समुदाय के अंदर जो अलग अलग समूह हैं या व्यक्ति हैं उनके बीच सहयोग और समन्वय मतलब कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। ये लक्ष्य सुनने में तो आसान लगता है, पर ये किसी भी कम्युनिटी की हेल्दी फंक्शनिंग की नींव है। सही बात है। आपसी तालमेल के बिना, मिलकर काम करने की इच्छा के बिना कोई भी समुदाय अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता या अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। सहयोग और समन्वय के बिना तो शायद परिवार भी ठीक से नहीं चल सकता। समुदाय तो खैर बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अब इसे ग्रामदान से कैसे जोड़ा गया है? स्रोत में सैंडरसन और पॉल्सन की किताब ग्रामीण सामुदायिक संगठन का भी जिक्र है और कहा गया है कि उसमें जो समुदाय की परिभाषा दी है वो ग्रामदान के विचार के काफी करीब है। हाँ। ये कैसे? क्या स्रोत इस पर कुछ और बताता है? जो समुदाय की समझ थी वो ग्रामदान के मूल विचार से मेल खाती है। अच्छा। देखिए, ग्रामदान का मतलब सिर्फ जमीन का दान कर देना नहीं था। अच्छा। उसका एक बड़ा मकसद था एक ऐसा समुदाय बनाना जहां लोग मिलकर फैसले लें, गांव के जो संसाधन हैं उनको साझा संपत्ति समझें और सबसे जरूरी एक दूसरे के सुख दुख और कल्याण के लिए मिलकर जिम्मेदारी उठाएं। ये एक तरह से कहें तो इंटीग्रेटेड, कोऑपरेटिव और नैतिक समुदाय की कल्पना थी। अच्छा, तो ये मिलकर जिम्मेदारियां उठाना और साझा संपत्ति वाली बात, यही शायद सैंडरसन और पॉल्सन की परिभाषा से मिलती होगी। हाँ, लगता तो यही है। यही वो कनेक्शन है। और सामुदायिक संगठन का लक्ष्य भी, जैसा स्रोत बताता है, सिर्फ कोई ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि समूहों और व्यक्तियों के बीच ऐसे रिश्ते बनाना है जिनसे सहकार्य मतलब मिलकर काम करने की टेंडेंसी उसको बढ़ावा मिले। और ये सहकार्य क्यों? ताकि समान मूल्यों को अमल में लाया जा सके और समुदाय के सभी सदस्यों का कल्याण हो। अच्छा, सभी सदस्यों का। हाँ, यहाँ समान मूल्य और सभी का कल्याण ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये सिर्फ प्रोसेस की बात नहीं है, ये पर्पस की गहराई दिखाता है। तो मतलब ये हुआ कि दोनों ही अप्रोच, चाहे वो प्रोफेशनल सोशल वर्क का कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो या गांधीवादी परंपरा का ग्रामदान, दोनों ही लोगों को जोड़ने, उनके बीच समझ बढ़ाने और उन्हें कॉमन गुड के लिए एक्टिव करने पर जोर देते हैं। हाँ। ये दिलचस्प है कि कैसे दो अलग अलग धाराएं एक ही पॉइंट पर मिलती दिख रही हैं। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत अपना एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष रखता है। स्रोत सीधे तौर पर कहता है कि ग्रामदान और सामुदायिक संगठन दोनों का लक्ष्य समुदाय में पॉजिटिव बदलाव लाना है और सबसे बढ़कर एक हम की भावना, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करना है। हम की भावना। हाँ। और फिर स्रोत एक बड़ा दावा करता है कि इन दोनों में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। कोई बुनियादी फर्क नहीं। ये तो वाकई एक मजबूत दावा है, खासकर जब हम ग्रामदान की खास ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि को देखें। हाँ। क्या स्रोत इस दावे को और साफ करता है? मतलब क्या सिर्फ लक्ष्य समान है या तरीके भी? स्रोत का जोर मुख्य रूप से अंतिम लक्ष्य और जो मूल प्रेरणा है उस पर है। उसका तर्क ये लगता है कि भले ही उनकी उत्पत्ति, उनकी भाषा, उनकी तकनीकें या उनका संदर्भ अलग हो, लेकिन जिस चीज के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, यानी एक बेहतर, एकजुट और कल्याणकारी समुदाय, वो मूल रूप से एक ही है। अच्छा। हम की भावना का विकास या कहें कि सामुदायिक चेतना का निर्माण, ये किसी भी सफल सामुदायिक प्रयास की आत्मा होती है, चाहे आप उसे सामुदायिक संगठन कहें या ग्रामदान। स्रोत शायद ये कहना चाह रहा है कि जो सतही अंतर हैं उनके नीचे मानवीय आकांक्षा एक ही है। ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या ऐसा है कि दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में जब लोग समुदाय को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ एक जैसे सिद्धांतों पर ही पहुंचते हैं, भले ही शब्दावली या रास्ते थोड़े अलग हों? ये गहरा सवाल है। हो सकता है कि सहयोग, समन्वय, साझा पहचान, आपसी देखभाल,
ये ज़रूरतें मानव समाज के लिए इतनी फंडामेंटल हों कि इनसे जुड़े विचार अलग अलग रूपों में उभरते ही रहते हैं। स्रोत के निष्कर्ष हमें इसी यूनिवर्सैलिटी की तरफ इशारा करता हुआ लगता है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उस खास संदर्भ को समझते हैं जिससे ग्रामदान उभरा। स्रोत के प्राकथन में गांधीवादी परंपरा के समाज कार्य का जिक्र है। हाँ, बताया गया है कि इसकी जड़ें 19वीं सदी के आखिर में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कामों में हैं और फिर ये भारत में विकसित हुई। ये जानना जरूरी है कि ग्रामदान अचानक से नहीं आया, बल्कि एक लंबी और गहरी वैचारिक परंपरा का हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये परंपरा 100 साल से भी पुरानी है और भारतीय समाज कार्य के इतिहास में इसका योगदान बहुत बड़ा है, अमूल्य है। ये सिर्फ कुछ घटनाओं का जिक्र नहीं है। स्रोत के अनुसार इस परंपरा ने हमें सामाजिक कार्य के लिए नए और अलग मूल्यों का संग्रह और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देशों का संकलन प्रदान किया। मतलब ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताता, बल्कि क्यों और कैसे करना है इसके लिए एक नैतिक और दार्शनिक आधार भी देता है। नए और अलग मूल्यों का संग्रह, ये सुनने में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। क्या स्रोत इन मूल्यों के बारे में कुछ और बताता है? गांधीवादी परंपरा के कौन से खास मूल्य हैं जिनका यहाँ जिक्र हो सकता है? स्रोत यहाँ बहुत विस्तार में तो नहीं जाता, लेकिन हम गांधीवादी विचार के जो मूल तत्व हैं उनसे अंदाजा लगा सकते हैं। सत्य और अहिंसा तो केंद्र में है ही। हाँ। साथ ही सर्वोदय यानी सबका उदय, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति का भी कल्याण, ये एक मुख्य मूल्य है। जी। आत्मनिर्भरता, सादगी, श्रम का सम्मान और शायद सबसे जरूरी साधन और साध्य की पवित्रता। अच्छा, मतलब मीन्स एंड एंड्स। हाँ, यानी लक्ष्य पाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल न करना। ये सब गांधीवादी सामाजिक कार्य की पहचान है। ये सिर्फ समस्याओं का कोई टेक्निकल समाधान ढूंढना नहीं है, बल्कि व्यक्ति और समाज के नैतिक चरित्र का निर्माण भी करना है। और इसी परंपरा में सत्याग्रह का भी जिक्र है। प्राकथन कहता है कि सत्याग्रह एक सशक्त स्वरूप है जिसका दायरा बहुत बड़ा है। हम अक्सर सत्याग्रह को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ इसे सामाजिक कार्य के संदर्भ में रखा जा रहा है। हाँ, और ये महत्वपूर्ण है। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह या सत्य पर डटे रहना। ये सिर्फ राजनीतिक विरोध का तरीका नहीं था। यह अन्याय का सामना करने, सामाजिक बुराइयों को चुनौती देने और सबसे बढ़कर विरोधी के हृदय को बदलने का एक अहिंसक दर्शन और तकनीक थी। हृदय परिवर्तन। हाँ, स्रोत इसे सशक्त स्वरूप इसलिए कहता है क्योंकि ये नैतिक बल पर आधारित था और आम लोगों को बिना हिंसा के बदलाव लाने की ताकत देता था। इसका दायरा बड़ा था क्योंकि इसे पारिवारिक झगड़ों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवादों तक और सामाजिक सुधार से लेकर आर्थिक न्याय तक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लागू करने की कल्पना की गई थी। और फिर इसी कड़ी में भूदान और ग्रामदान का उल्लेख आता है। यहाँ स्रोत एक और बहुत बड़ा दावा करता है कि विश्व के इतिहास में भूदान और ग्रामदान जैसा कोई दूसरा आंदोलन नहीं हुआ है ना? ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। निसंदेह ये एक असाधारण दावा है और ये दिखाता है कि स्रोत इन आंदोलनों को कितना यूनिक मानता है। भूदान यानी भूमि का दान और ग्रामदान यानी पूरे गांव का दान। ये आंदोलन विनोबा भावे के नेतृत्व में चले, जिन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता था। हाँ। इनका मुख्य मकसद था भूमिहीनों के लिए स्वैच्छिक रूप से वॉलंटरीली भूमि प्राप्त करना और धीरे धीरे गांव को ऐसी इकाइयों में बदलना जहां जमीन पर कम्युनिटी ओनरशिप हो और गांव अपने फैसले खुद ले सकें। लेकिन दुनिया में भूमि सुधार के तो कई प्रयास हुए, कई क्रांतियां भी हुई हैं। हाँ। फिर स्रोत इन्हें इतना अद्वितीय क्यों मान रहे हैं? क्या ये सिर्फ स्केल की बात है या कुछ और? मुझे लगता है स्रोत का इशारा शायद इनके तरीकों की विशिष्टता की ओर है। ज्यादातर भूमि सुधार या तो कानून के जरिए हुए हैं या कभी कभी हिंसा के जरिए। सही। भूदान ग्रामदान का आधार पूरी तरह से स्वैच्छिक दान, नैतिक अपील और हृदय परिवर्तन पर था। विनोबा गांव-गांव पैदल घूमते थे और जमींदारों से अपनी संतान मानकर भूमिहीनों के लिए जमीन मांगते थे। ये जमीन छीनना नहीं था बल्कि साझा करने का आग्रह था। अच्छा। ये विचार कि भूमि, हवा, पानी की तरह ईश्वर की देन है और इस पर सबका हक होना चाहिए, इसे नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रस्तुत किया गया। शायद यही अहिंसक और हृदय परिवर्तन पर आधारित दृष्टिकोण स्रोत को अद्वितीय लगता है। मतलब ये केवल जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये संपत्ति और समुदाय के प्रति लोगों की सोच को, उनके मूल्यों को बदलने का एक गहरा प्रयास था। बिल्कुल, ये केवल एक आर्थिक समस्या का समाधान नहीं था,
ये एक नैतिक और सामाजिक क्रांति का आह्वान था। और इसी संदर्भ में स्रोत कहता है कि इन प्रयासों ने दुनिया को सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को पाने के लिए नए अस्त्र प्रदान किए। नए अस्त्र, ये शब्द फिर से ध्यान खींचता है। पहले सत्याग्रह को सशक्त स्वरूप कहा गया, अब भूदान ग्रामदान के संदर्भ में नए अस्त्र। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कौन से अस्त्र थे? ये शब्दावली पारंपरिक युद्ध या संघर्ष के हथियारों के बिल्कुल विपरीत है। ये नैतिक और आध्यात्मिक साधनों की ओर इशारा करती है। ये अस्त्र थे अहिंसा, प्रेम, करुणा, स्वैच्छिक त्याग, नैतिक आग्रह, हृदय परिवर्तन की शक्ति में विश्वास। पारंपरिक सामाजिक परिवर्तन के तरीके अक्सर कानून, राजनीतिक दबाव, संगठित संघर्ष या कभी-कभी बल प्रयोग पर निर्भर करते हैं। जी। गांधीवादी परंपरा और विनोबा के आंदोलनों ने दिखाया कि नैतिक बल और आत्म प्रेरणा से भी बड़े सामाजिक बदलाव लाए जा सकते हैं। ये अस्त्र व्यक्ति की अंतरात्मा को जगाने और समुदाय की सामूहिक चेतना को प्रेरित करने का प्रयास करते थे। स्रोत का मानना है कि ये सामाजिक प्रगति के लिए एक वैकल्पिक, शायद ज्यादा स्थायी और मानवीय रास्ता दिखाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, एक तरफ हमारे पास है सामुदायिक संगठन, जो प्रोफेशनल सोशल वर्क का एक स्थापित प्रोसेस ओरिएंटेड तरीका है, जिसका लक्ष्य सहयोग, समन्वय और सामुदायिक कल्याण है। दूसरी तरफ हमारे पास है ग्रामदान, जो एक विशिष्ट भारतीय गांधीवादी परंपरा से निकला है, जिसका लक्ष्य भी सामुदायिक कल्याण, एकता और हम की भावना है। लेकिन ये सत्य, अहिंसा, सर्वोदय जैसे गहरे मूल्यों और सत्याग्रह, स्वैच्छिक त्याग, हृदय परिवर्तन जैसे नए अस्त्रों पर आधारित है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत इन दोनों के बीच एक बुनियादी समानता देखता है। उनके अंतिम लक्ष्य में, उनकी मूल आकांक्षा में, दोनों ही समुदाय को बेहतर बनाना चाहते हैं, लोगों को जोड़ना चाहते हैं और साझा कल्याण को बढ़ावा देना चाहते हैं। स्रोत इस समानता पर बहुत जोर देता है, यहां तक कि कहता है कि कोई बुनियादी फर्क नहीं है। लेकिन साथ ही प्राक्कथन ग्रामदान और भूदान की अद्वितीयता, उनकी ऐतिहासिक विशिष्टता और उनके द्वारा पेश किए गए इन नए अस्त्रों पर भी उतना ही प्रकाश डालता है। तो एक तरफ समानता का दावा है, दूसरी तरफ अद्वितीयता का जिक्र। ये एक दिलचस्प, मतलब एक टेंशन सा लगता है। लक्ष्य समान, पर रास्ते और शायद दर्शन काफी अलग। हाँ, और यहीं से शायद आगे सोचने के लिए कुछ बिंदु निकलते हैं। स्रोत भले ही कहे कि बुनियादी फर्क नहीं है, पर क्या लक्ष्यों को पाने के तरीकों का अंतर महत्वहीन है? अच्छा पॉइंट है। क्या हृदय परिवर्तन पर आधारित एक स्वैच्छिक आंदोलन का प्रभाव और उसकी प्रकृति एक संरचित, प्रक्रिया आधारित सामुदायिक संगठन के प्रभाव और प्रकृति से वास्तव में अलग नहीं होगी? तो संक्षेप में कहें तो स्रोत हमें बताता है कि ग्रामदान और सामुदायिक संगठन दोनों ही समुदाय में सहयोग, समन्वय, सकारात्मक परिवर्तन और हम की भावना विकसित करने का लक्ष्य रखते हैं, और इस मायने में उनमें बुनियादी समानता है। हाँ। लेकिन साथ ही ये स्रोत गांधीवादी परंपरा, जिसमें भूदान और ग्रामदान जैसे आंदोलन शामिल हैं, उनको विश्व इतिहास में अद्वितीय मानता है, और उनके द्वारा प्रस्तुत नए अस्त्रों जैसे अहिंसक आग्रह, स्वैच्छिक त्याग, नैतिक अपील, इनको सामाजिक उत्थान के शक्तिशाली साधन के रूप में दिखाता है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे लिए एक सोचने वाला सवाल उभरता है, जो स्रोत सीधे तौर पर नहीं पूछता, लेकिन उसकी सामग्री से ये विचार आता है। आज के दौर में जहां सामाजिक चुनौतियां और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, क्या ये नए अस्त्र, ये नैतिक और हृदय परिवर्तन पर आधारित तरीके आज भी उतनी प्रासंगिक और व्यवहारिक हैं? क्या वो आज काम कर सकते हैं? हाँ, क्या स्वैच्छिक त्याग और नैतिक अपील आज की जटिल सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकती हैं? या फिर हमें जो स्थापित सामुदायिक संगठन की विधियां हैं और ये गांधीवादी अस्त्र हैं, इनके बीच किसी तरह के समन्वय या संतुलन की जरूरत है? अच्छा। इस पर आगे विचार किया जा सकता है कि क्या ये सिर्फ ऐतिहासिक आदर्श हैं या वर्तमान के लिए भी इनमें कोई ठोस सबक छिपा है। ग्रामदान और सामुदायिक संगठन के इस तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित हमारी आज की एक गहन बातचीत यहीं समाप्त होती है। यह स्पष्ट है कि समुदायों को बेहतर बनाने की मानवीय इच्छा शायद यूनिवर्सल हो, लेकिन उस इच्छा को हकीकत बनाने के रास्ते विविध, अनूठे और गहरे दर्शन से प्रेरित हो सकते हैं, है ना? कि ये कैसे जारी रहा और कौन सी नई दिशाओं में फैला। हाँ, बिल्कुल। और ये सफर बड़ा दिलचस्प है, ये देखना कि कैसे कोई विचार किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी जिंदा रहता है,
समय के साथ खुद को ढालता है। सही कहा। और देखिए, हमारे पास चर्चा के लिए गांधीवादी समाज कार्य, उद्भव और विस्तार लेख के कुछ अंश हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए समझें कि गांधी जी के सिद्धांत उनके बाद कैसे जीवित रहे और कैसे विकसित हुए। हाँ, और भूदान, ग्रामदान जैसे जो बड़े आंदोलन हुए, उनकी क्या भूमिका रही। मकसद सिर्फ इतिहास देखना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन सिद्धांतों ने नई चुनौतियों का सामना कैसे किया। बिल्कुल। और ये चुनौतियां सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक ही नहीं थी। दुनिया बदल रही थी, नई जरूरतें सामने आ रही थी। तो देखना यह है कि सत्य, अहिंसा, सर्वोदय जैसे जो मूल तत्व थे, वो इन नई चुनौतियों के जवाब कैसे बने। तो लेख का एक जरूरी पॉइंट ये है कि गांधी जी के जाने के बाद गांधीवादी समाज कार्य थमा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसमें एक नई, क्या कहेंगे, एक नई रफ्तार आई। हाँ, एक नई ऊर्जा। हाँ, ऊर्जा। और ये सिर्फ उन शुरुआती 19 क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा जिन पर गांधी जी के समय ध्यान था। सही बात है। समाज बदल रहा था, नई समस्याएं आ रही थीं, तो गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने भी जमीनी हकीकतों को देखते हुए अपने काम का दायरा बढ़ाया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये विचार कितने लचीले थे, मतलब अडैप्टेबल थे। हाँ। और लेख में कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चंबल के डकैतों का पुनर्वास। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात थी। मतलब सोचिए, हिंसक अपराध में शामिल लोगों को समाज में वापस लाना, वो भी गांधीवादी तरीके से। हाँ, हृदय परिवर्तन और अहिंसा से। हाँ। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग था। और ये सीधा सीधा गांधी जी के उस विश्वास से जुड़ता है कि कोई भी इंसान सुधर सकता है ना, कि सही तरीके से दिल बदला जा सकता है। फिर देखिए, लेख में वो अभद्र पोस्टरों और प्रदर्शनों के खिलाफ सत्याग्रह का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, ये भी दिखाता है कि गांधीवादी तरीके सिर्फ बड़ी लड़ाइयों के लिए नहीं थे, सही कहा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में, सार्वजनिक जीवन में नैतिकता बनाए रखने के लिए भी इस्तेमाल हुए। छोटे स्तर पर ही सही, पर समाज के नैतिक ताने बाने से जुड़ा सवाल था ये। बिल्कुल। और इसके साथ ही वो शिक्षा वाली बात, शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के प्रयास भी चलते रहे। हाँ, वो नई तालीम का ही विस्तार था शायद। हाँ, एक तरह से ऐसी शिक्षा जो सिर्फ किताबी ना हो, बल्कि इंसान का चरित्र बनाए, हुनर सिखाए। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र उभरा, पर्यावरण संरक्षण। 60 और 70 के दशक में ये चिंता तो दुनिया भर में बढ़ रही थी। हाँ, और भारत में इसका एक बड़ा प्रतीक बना चिपको आंदोलन। बिल्कुल, चिपको आंदोलन, जब लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। क्या शक्तिशाली तरीका था अहिंसक प्रतिरोध का। हाँ, और इसमें गांधीवादी सोच की गहरी छाप थी। प्रकृति के साथ जीना, स्थानीय संसाधनों पर गांव वालों का हक। विकास का जो पश्चिमी मॉडल था, उस पर सवाल। सही। ये सिर्फ पेड़ बचाने की बात नहीं थी, ये तो जीने के तरीके और विकास की दिशा पर ही एक बुनियादी बहस थी। और इसी कड़ी में लेख शांति सेना का भी जिक्र करता है। हाँ, शांति सेना। जब देश के कुछ हिस्सों में आतंकवाद, हिंसा बढ़ रही थी, तब ये विचार आया कि निहत्थे, प्रशिक्षित स्वयंसेवक शांति के लिए हिंसा वाली जगहों पर काम करें। ये शायद सबसे मुश्किल प्रयोगों में से एक था, हिंसा का सामना अहिंसा से करना। शांति सेना का मकसद सिर्फ शांति बनाए रखना नहीं था, बल्कि समुदायों के बीच विश्वास वापस लाना, बातचीत शुरू करना भी था। तो ये सारे उदाहरण, डकैत पुनर्वास, चिपको, शांति सेना, दिखाते हैं कि गांधीवादी सिद्धांतों को कैसे नई और मुश्किल समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, ये सिर्फ पुराने विचारों को दोहराना नहीं था, ये उनका विकास था एक तरह से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नए क्षेत्र थे, ये सिर्फ काम का विस्तार नहीं थे, बल्कि ये गांधीवादी सिद्धांतों की एक नई व्याख्या भी थे, उस समय की जरूरतों के हिसाब से। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकती हैं, बुनियाद तो वही थी, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय। सर्वोदय यानी सभी का उदय। हाँ, और अंत्योदय मतलब समाज के सबसे पिछड़े, सबसे वंचित व्यक्ति का उदय। लेकिन इन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके नए थे, हालात नए थे। चाहे वो डकैतों का पुनर्वास हो, जिसमें करुणा और माफी का भाव था, या चिपको, जिसमें प्रकृति का सम्मान था, या शांति सेना, जिसमें निडर अहिंसा थी। इन सब के मूल में वही गांधीवादी नैतिकता थी। सिद्धांतों की यही ताकत उन्हें अलग अलग हालात में प्रासंगिक बनाती है। बिल्कुल। और ये असर सिर्फ जमीनी आंदोलन के ही नहीं रहा। लेख इशारा करता है कि इन विचारों का असर भारत की नीति निर्माण, मतलब पॉलिसी मेकिंग पर भी पड़ा। हाँ, वैचारिक स्तर पर प्रभाव था। जैसे संविधान बनाने में, खासकर वो नीति निर्देशक तत्व जो है, पंचायती राज। जी, और पंचवर्षीय योजनाओं में भी सामाजिक न्याय
और ग्रामीण विकास पर जोर देने में गांधीवादी सोच की झलक दिखती है। हाँ, सामाजिक न्याय, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज, ये सब चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हमेशा बहस का मुद्दा रहा है कि इन आदर्शों को असलियत में कितना उतारा जा सका। जमीनी हकीकत अक्सर पेचीदा होती है। सही बात है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि गांधीवादी दर्शन ने देश बनाने की सोच को एक नैतिक दिशा देने की कोशिश की। भले ही इस दिशा पर चलने में हम कितने कामयाब हुए, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। ये जरूरी है कि हम इस असर को माने, भले ही उसकी सीमाओं को भी समझें। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे लेख गांधी जी के बाद के दौर का सबसे सफल और शायद सबसे अनोखा अध्याय मानता है। हाँ, सर्वोदय, भूदान और ग्रामदान आंदोलन। बिल्कुल। ये आंदोलन मुख्य रूप से विनोबा भावे के नेतृत्व में आगे बढ़े। विनोबा भावे, जिन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता था, उन्होंने सर्वोदय के विचार को एक व्यवहारिक आंदोलन का रूप दिया। सर्वोदय यानी सबका उदय, सबके कल्याण का विचार। और भूदान और ग्रामदान इसी विचार को जमीन पर उतारने के तरीके थे। हाँ, लेख भूदान को बहुत साफ तरीके से समझाता है कि जमीन के मालिक अपनी इच्छा से अपनी जमीन का छठा हिस्सा भूमिहीनों को दान दे। स्वेच्छा से ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। हाँ, ये कोई सरकारी कानून नहीं था, ये तो सीधे लोगों के दिल से, उनकी अंतरात्मा से अपील थी। बिल्कुल, ये पूरी तरह से नैतिक आग्रह और हृदय परिवर्तन पर आधारित था। विनोबा भावे ने पूरे भारत में पदयात्रा की, लोगों से मिलकर उन्हें भूमि दान के लिए मनाया। और फिर आया ग्रामदान। हाँ, ग्रामदान, जो भूदान से भी एक कदम आगे था। इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे गांव के जमींदार अपनी जमीन का मालिकाना हक छोड़कर उसे ग्राम सभा को सौंप देते थे। जरा सोचिए, निजी संपत्ति जिसे आज के समाज में इतना केंद्रीय माना जाता है, उसे अपनी मर्जी से समुदाय के लिए छोड़ देना। ये सिर्फ भूमि सुधार नहीं था, ये तो मालिकाना हक की जो अवधारणा है उस पर ही एक बुनियादी पुनर्विचार था। सही कहा, और इसका मकसद बहुत साफ था। जैसा लेख बताता है, गांव में कोई भी भूमिहीन ना रहे। ग्राम सभा मिलकर जमीन का प्रबंधन करती और जरूरतों के हिसाब से उसे दोबारा बांटती। और खास बात यह कि जो क्रियान्वयन समिति थी, उसमें भी ग्राम सभा और उसके सदस्य ही होते थे। मतलब फैसला लेने और उसे लागू करने की ताकत पूरी तरह से समुदाय के हाथ में। बिल्कुल, ये तो सीधे सीधे गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का सपना था, उसी को साकार करने जैसा था। हाँ, कि गांव आत्मनिर्भर हो, अपने फैसले खुद करे और संसाधनों का बंटवारा ठीक से हो। हाँ, ये जमीनी लोकतंत्र का एक जीता जागता प्रयोग था। ये सिर्फ आर्थिक न्याय यानी जमीन का बंटवारा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय भी लाने की कोशिश थी। शक्ति कुछ हाथों से निकलकर पूरे समुदाय में बट रही थी। हाँ, अगर अब इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ग्रामदान सिर्फ एक भूमि सुधार कार्यक्रम नहीं था। ये गांव के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को बदलने का एक अहिंसक प्रयास था। और इस कोशिश का पैमाना तो हैरान करने वाला है। लेख बताता है कि विनोबा भावे और उनके साथियों की पदयात्राओं और अपीलों से बिना किसी हिंसा या सरकारी दबाव के लगभग 50 लाख एकड़ जमीन दान में मिली। हाँ, ये आंकड़ा अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, ये सच में अभूतपूर्व है। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई और मिसाल होगी जहां इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति का पुनर्वितरण पूरी तरह से स्वैच्छिक दान और नैतिक अपील के आधार पर हुआ हो। ये उस समय के भारतीय समाज की नैतिकता और विनोबा जैसे नेताओं के नैतिक प्रभाव का सबूत है। और लेख ये भी बताता है कि इसमें से लगभग 15 लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों में बांटी भी गई। हाँ, हालांकि ये सवाल उठ सकता है कि पूरी 50 लाख एकड़ क्यों नहीं बटी या बांटने में क्या दिक्कतें आई। हाँ, चुनौतियां तो रही होंगी। लेकिन 15 लाख एकड़ का बंटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये सिर्फ जमीन इकट्ठा करने का भावनात्मक आंदोलन नहीं था, बल्कि उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की एक ठोस कोशिश भी इसमें शामिल थी। सही। लेख इसे मानव इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ना कहता है, और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं लगती। ये अहिंसक सामाजिक क्रांति की संभावना का एक जबरदस्त प्रमाण था। इसने दिखाया कि गहरे आर्थिक और सामाजिक बदलाव शांतिपूर्ण तरीकों से, लोगों की भागीदारी और नैतिक बल से लाए जा सकते हैं। इसने दुनिया को एक दूसरा रास्ता दिखाया। लेख एक और दिलचस्प तुलना करता है। वो कहता है कि बुनियादी तौर पर ग्रामदान और सामुदायिक संगठन यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कोई खास फर्क नहीं है। हाँ, सामुदायिक संगठन तो समाज कार्य की एक जानी मानी पद्धति है। तो इस तुलना का क्या मतलब है? यहाँ एक अहम सवाल उठता है, और ये तुलना हमें ग्रामदान के स्वरूप को समझने में मदद करती है। देखिए, सामुदायिक संगठन का मूल मकसद क्या होता है? समुदाय के लोगों को उनकी साझी समस्याओं को पहचानने, संगठित होने और मिलकर उनका हल निकालने के लिए ताकत देना। बिल्कुल, और ग्रामदान भी तो यही कर रहा था।
गांव के लोगों को भूमिहीनता की समस्या के समाधान के लिए संगठित कर रहा था। उन्हें फैसले लेने और संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक मंच यानी ग्राम सभा दे रहा था। तो इस मायने में दोनों के लक्ष्य और प्रक्रिया में समानताएं हैं। तो क्या ग्रामदान को सिर्फ सामुदायिक संगठन का एक भारतीय या गांधीवादी रूप कह सकते हैं, या इसमें कुछ अलग भी था? समानताएं जरूर थीं, लेकिन कुछ अहम फर्क भी थे जो इसे खास बनाते हैं। पहला और सबसे बड़ा फर्क तो अहिंसा और स्वैच्छिक त्याग पर बहुत ज्यादा जोर था। अच्छा। जहां पारंपरिक सामुदायिक संगठन अक्सर अधिकारों की मांग, सरकारी योजनाओं के लाभ या बाहरी मदद पर केंद्रित हो सकता है, वहीं ग्रामदान की नींव अंदरूनी बदलाव पर टिकी थी। मतलब जमीन मालिकों का हृदय परिवर्तन और अपनी इच्छा से दान। हाँ, ये बाहरी दबाव के बजाय अंदर के नैतिक बल पर आधारित था। सही, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। यानी ये सिर्फ व्यवस्था बदलने की बात नहीं थी, ये इंसान की सोच बदलने की बात भी थी। दूसरा फर्क शायद नेतृत्व और प्रेरणा के स्रोत का था। ग्रामदान आंदोलन काफी हद तक विनोबा भावे जैसे करिश्माई और नैतिक रूप से शक्तिशाली नेताओं से प्रेरित था, जबकि सामुदायिक संगठन में अक्सर प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता या बाहरी एजेंसियां उत्प्रेरक की भूमिका निभाती हैं। ग्रामदान का आधार समुदाय के भीतर के नैतिक और आध्यात्मिक संसाधन थे। इसलिए हाँ, ये सामुदायिक संगठन के सिद्धांतों से मिलता जुलता था, लेकिन अपनी नैतिकता, अहिंसा पर जोर और स्वैच्छिक त्याग की भावना के कारण ये अनोखा भी था। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? गांधी जी के बाद उनका काम न केवल जारी रहा, बल्कि नई चुनौतियों और जरूरतों के हिसाब से विकसित हुआ, नए रूप लिए। हाँ, गांधीवादी समाज कार्य एक जीवंत धारा साबित हुआ, गतिशील, अनुकूलनशील। इसने न केवल पुराने क्षेत्रों में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, शांति निर्माण जैसे नए मोर्चों पर भी अपनी पहचान बनाई। और भूदान ग्रामदान जैसे आंदोलनों ने ये साबित किया कि अहिंसक तरीकों से भी बड़े पैमाने पर सामाजिक आर्थिक बदलाव की कल्पना की जा सकती है, और उसे हासिल भी किया जा सकता है। हाँ, 50 लाख एकड़ जमीन का स्वैच्छिक दान, जैसा आपने कहा, इतिहास में एक अनूठी घटना है। ये वास्तव में गांधीवादी सिद्धांतों की व्यवहारिक शक्ति का एक अहम उदाहरण था। इसने दिखाया कि नैतिक बल, हृदय परिवर्तन और सामूहिक इच्छा शक्ति से मुश्किल समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजना संभव है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। बिल्कुल। तो इस सारी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। आज की दुनिया में जहां जमीन के झगड़े, किसानों की समस्याएं, विस्थापन और बढ़ती सामाजिक आर्थिक असमानता इतनी बड़ी चुनौतियां हैं, क्या भूदान और ग्रामदान के पीछे जो मूल सिद्धांत थे उनकी कोई प्रासंगिकता है आज? क्या स्वैच्छिक योगदान, चाहे वो जमीन का हो, समय का हो या संसाधनों का, अहिंसक बातचीत, सामुदायिक नेतृत्व, हाँ, इन पर आधारित समाधान आज भी कारगर हो सकते हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। क्या उस तरह का नैतिक आग्रह जो विनोबा भावे पैदा कर पाए थे, आज के इस दौर में संभव है? मुश्किल सवाल है। क्या समुदाय आधारित स्वैच्छिक समाधान आज की जटिल समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन या बड़े पैमाने पर असमानता का मुकाबला करने में कोई भूमिका निभा सकते हैं? खासकर तब जब पारंपरिक सरकारी या बाजार आधारित तरीके अक्सर अधूरे या अन्यायपूर्ण साबित होते हैं। शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछना जरूरी है। क्या हम उन आंदोलनों की जो भावना थी, सहयोग, त्याग, अहिंसा, समुदाय पर विश्वास, उसे आज के हालात के मुताबिक नए रूप में ढाल सकते हैं? ये खुला प्रश्न है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है सुनने वालों को गांधीवादी समाज कार्य की इस निरंतर यात्रा की एक झलक मिली होगी और कुछ नए दृष्टिकोण मिले होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम दो बहुत महत्वपूर्ण शब्दों पर बात करने वाले हैं, भूदान और ग्रामदान। भारत के सामाजिक इतिहास में इनका बड़ा जिक्र आता है, खासकर जमीन सुधार आंदोलनों के संदर्भ में। जी हाँ, बिल्कुल। ये शब्द सुनने में तो आते हैं, पर शायद इनके पीछे का जो पूरा विचार है वो उतना साफ नहीं होता कई बार। सही कहा। और इसीलिए आज हम भूदान और ग्रामदान की शब्दावली के कुछ अंशों को आधार बनाकर ये चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। तो कोशिश यही रहेगी कि इन दोनों को, भूदान और ग्रामदान को, एकदम साफ साफ समझें। ये है क्या, काम कैसे करते थे, और इनमें मतलब जो बुनियादी अंतर है वो क्या है। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं।
इन शब्दों के पीछे असल में क्या सोच थी, क्या अहमियत थी इनकी? ये सिर्फ शब्द तो है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। ये जमीन से जुड़े गहरे सामाजिक बदलाव के प्रयास थे। तो शुरुआत करते हैं भूदान से। इसका क्या मतलब निकलता है एकदम सरल शब्दों में? हाँ, भूदान। देखिए, शब्द तो बहुत सीधा है। भू मतलब जमीन और दान मतलब देना। तो जमीन का दान। जमीन का दान, ठीक है। और इसकी प्रक्रिया भी मतलब सीधी थी। इसमें होता यह था कि कोई जमीन का मालिक जिसके पास अपनी जमीन है, हाँ, वो अपनी कुल जमीन का एक तय हिस्सा, एक खास हिस्सा दान में देता था। ये एक, कह सकते हैं, व्यक्तिगत पहल थी। व्यक्तिगत पहल, अच्छा। और ये हिस्सा कितना होता था? क्या कुछ तय था, जैसे कोई अनुपात? हाँ, बिल्कुल तय था। स्रोत साफ बताता है कि ये छठा भाग होता था, 16th। 1/6, छठा हिस्सा। जी, मतलब उदाहरण के लिए अगर किसी के पास 6 एकड़ जमीन है तो वो 1 एकड़ दान करेगा। ये दिलचस्प है कि एक निश्चित अनुपात 16 तय किया गया। ऐसा क्यों? मतलब कोई खास वजह इसकी? क्या स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? देखिए, स्रोत इस क्यों पर बहुत विस्तार से तो नहीं जाता, लेकिन एक अनुपात तय करने से दान को एक व्यवस्थित रूप मिलता है ना? हाँ, ये तो है। शायद ये सोच रही हो कि दान इतना हो कि देने वाले पर एकदम से बोझ ना पड़े, लेकिन हाँ, जिसे मिल रहा है उसके लिए वो कुछ मायने रखे। एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश शायद। हाँ, संतुलन, दाता की क्षमता और दान की सार्थकता के बीच। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ये दान जाता किसे था? तो स्रोत साफ कहता है ये उन लोगों को दिया जाता था जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी, भूमिहीनों को। भूमिहीनों को। जी। तो भूदान का लक्ष्य था व्यक्तिगत स्तर पर अपनी मर्जी से भूमिहीनों की मदद करना। जमीन का जो असमान वितरण था उसको ठीक करने का एक तरीका। लेकिन हाँ, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर था। सही कहा। ये एक तरह से व्यक्तिगत इच्छा और नैतिक जिम्मेदारी का मामला ज्यादा लगता है कि भाई जिसके पास है वो अपनी मर्जी से थोड़ा बांटे भूमिहीनों के साथ। और 16 तय होने से ये बस कोई भी दान नहीं रह गया, एक परिभाषित योगदान बन गया। बिल्कुल ठीक है, तो ये हुआ भूदान। एक व्यक्ति अपनी जमीन का छठा हिस्सा भूमिहीन को दे रहा है। पर फिर ये ग्रामदान क्या बला थी? अगर भूदान व्यक्तिगत है तो ग्रामदान कैसे अलग हुआ? यहाँ पर शायद मामला और पेचीदा होता है ना? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। अगर भूदान व्यक्ति पर केंद्रित था तो ग्रामदान का फलक बहुत बड़ा था, मतलब पूरा गांव। पूरा गांव? हाँ, यहाँ किसी एक व्यक्ति के अपनी जमीन का टुकड़ा देने की बात नहीं थी। स्रोत के अनुसार ग्रामदान में तो सारे गांव वाले मिलकर पूरे गांव के हित में एक सामूहिक फैसला लेते थे। सभी ग्रामवासी। जी। ये तो सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। तो होता क्या था इसमें? प्रक्रिया क्या थी? हाँ, ये था तो बहुत महत्वाकांक्षी और इसीलिए क्रांतिकारी भी माना गया। प्रक्रिया ये थी कि गांव में जितनी भी जमीन है, उपलब्ध जमीन, हाँ, उसका 50% यानी आधी जमीन का मालिकाना हक ग्राम सभा को सौंप दिया जाता था। क्या 50%? आधी जमीन? जी हाँ, 50%। और वो भी ग्राम सभा को, मतलब किसी व्यक्ति को नहीं, गांव की सामूहिक संस्था को। जी हाँ, यही इसका सबसे खास और कह सकते हैं रैडिकल पहलू था। ग्राम सभा यानी गांव की अपनी सभा। इसका मतलब हुआ कि गांव की आधी जमीन अब किसी एक की निजी संपत्ति नहीं रही, वो पूरे समुदाय की साझी संपत्ति बन गई। साझी संपत्ति। हाँ, और उस जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा, उसका प्रबंधन कैसे होगा, ये फैसले भी फिर सामूहिक तौर पर ग्राम सभा के जरिए ही लिए जाने थे। ये तो वाकई मतलब जमीन के मालिकाना हक की पूरी सोच को ही बदल देने वाली बात है। तो इसका मकसद क्या था? सिर्फ जमीन बांटना था या कुछ और भी? मकसद सिर्फ जमीन बांटना भर नहीं था, हालांकि वो एक अहम हिस्सा जरूर था। स्रोत साफ करता है कि ग्रामदान का जो असली उद्देश्य था वो ये पक्का करना था कि उस गांव में कोई भी आदमी भूमिहीन न रहे। अच्छा, कोई भी भूमिहीन न रहे। जी। जब गांव की आधी जमीन सामूहिक कंट्रोल में आ गई तो ग्राम सभा उसका बंटवारा या इस्तेमाल इस तरह कर सकती थी कि हर परिवार को, खासकर जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको गुजारे लायक जमीन मिल जाए या कोई और आजीविका का साधन। ये भूमिहीनता को मतलब जड़ से मिटाने का एक सामुदायिक प्रयास था। सामुदायिक प्रयास। और जो बात यहाँ गौर करने वाली है वो ये कि ग्रामदान सिर्फ आर्थिक बराबरी की कोशिश नहीं थी, ये गांव के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को भी बदलने की कोशिश थी। ये व्यक्तिगत मुनाफे से ऊपर उठकर सामूहिक हित और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर टिका था। सामूहिक हित? हाँ, इसमें ये सोच थी कि गांव के संसाधन, खासकर जमीन, वो पूरे समुदाय के हैं
और उनका प्रबंधन भी लोकतांत्रिक और सामूहिक तरीके से हो। जाहिर है, इसके लिए सारे गांव वालों की रजामंदी, उनकी भागीदारी बहुत जरूरी थी। ये भूदान वाले व्यक्तिगत दान से एकदम अलग एक सामूहिक क्रांति जैसा विचार था। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, भूदान हुआ एक तरह का व्यक्तिगत दान, परोपकार, जहाँ कोई अपनी संपत्ति का छठा हिस्सा 16 जरूरतमंद को देता है। ये अच्छा है, पर देने वाले की मर्जी पर है। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ ग्रामदान एक बहुत बड़ा सामूहिक कदम है, जहाँ पूरा गांव मिलकर अपनी आधी जमीन समुदाय को दे देता है ग्राम सभा के जरिए, ताकि गांव में कोई भूमिहीन ना बचे और संसाधनों का प्रबंधन भी साझा हो। ये ज्यादा व्यवस्थागत बदलाव की बात लगती है। आपने एकदम सही सार निकाला है। बिल्कुल यही फर्क है। और अगर इससे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो भूदान और ग्रामदान दोनों ही भारत में भूमिहीनता की जो भयानक समस्या थी, उसे हल करने के दो अलग अलग रास्ते, दो अलग अलग दर्शन दिखाते हैं। दो अलग दर्शन। हाँ, भूदान व्यक्तिगत नैतिकता पर, करुणा पर, जिम्मेदारी पर जोर देता है। ये कहता है कि भाई, अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको अपनी इच्छा से देना चाहिए। विनोबा भावे का जो सर्वोदय दर्शन था, ये उसका हिस्सा था। हृदय परिवर्तन से सामाजिक बदलाव। हाँ, हृदय परिवर्तन। और इसका असर हुआ भी। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लाखों एकड़ जमीन दान में मिली भी, लेकिन इसकी एक सीमा थी। जाहिर है, ये पूरी तरह दान देने वालों की इच्छा और उनकी संख्या पर निर्भर था। हाँ, ये बात तो है। व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित आंदोलन की अपनी सीमाएं होती हैं। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर ग्रामदान कहीं ज्यादा रैडिकल था, ज्यादा बुनियादी बदलाव का प्रस्ताव था। ये सिर्फ जमीन के बंटवारे की बात नहीं कर रहा था, ये तो मालिकाने की सोच को ही बदल रहा था, व्यक्तिगत से सामूहिक की तरफ। ये कह रहा था कि समुदाय के संसाधन समुदाय के हैं और उनका इंतजाम ऐसा हो कि सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। ये ज्यादा ढांचागत बदलाव की बात थी, जो सिर्फ दान पर निर्भर नहीं, बल्कि गांव के पूरे सामाजिक आर्थिक ताने बाने को ही बदलने का लक्ष्य रखता था। ये सिर्फ हृदय परिवर्तन नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की ओर एक कदम था। ये फर्क तो सच में बहुत गहरा है। एक तरफ व्यक्तिगत पहल से सुधार की कोशिश, दूसरी तरफ सामूहिक संकल्प से पूरी व्यवस्था बदलने का प्रयास। लक्ष्य दोनों का नेक था, भूमिहीनों की मदद करना, लेकिन रास्ते, सोच और शायद असर भी बहुत अलग अलग। भूदान में जमीन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को गई, हाँ, जबकि ग्रामदान में जमीन गांव की सामूहिक संपत्ति बन गई। यह सोचना भी दिलचस्प है कि असल में इन दोनों मॉडल्स को लागू करना कितना अलग रहा होगा। बिल्कुल। स्रोत हमें परिभाषाएं और मूल विचार तो बता देते हैं, लेकिन असली सवाल तो यहीं से शुरू होते हैं ना। हाँ, भूदान में चुनौती क्या रही होगी? शायद ये कि दान में मिली जमीन वाकई भूमिहीनों तक पहुंचे और फिर वो उस पर खेती कर पाए। क्या उनके पास बाकी चीजें थीं? बीज, बैल, पानी वगैरह? सही बात है। और ग्रामदान में वहां तो चुनौतियां और भी मुश्किल लगती होंगी। आधी जमीन ग्राम सभा को देना, क्या सारे गांव वाले आसानी से मान जाते होंगे? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर उस सामूहिक जमीन का मैनेजमेंट, वो कैसे होता होगा? कौन तय करता होगा कि किसको कितनी जमीन मिले, उसका इस्तेमाल कैसे हो? सामूहिक फैसलों में तो अक्सर मतभेद होते हैं, देरी होती है। हाँ, ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, सामूहिक स्वामित्व सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, आदर्श लगता है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना, उसका रोज का प्रबंधन करना, उसमें सबकी भागीदारी पक्की करना और लोगों का उत्साह बनाए रखना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां रही होंगी। क्या ग्राम सभाएं वाकई इतनी मजबूत और सक्षम थीं कि ये जिम्मेदारी निभा पाती? फिर गांव की अपनी राजनीति, सामाजिक ऊंच नीच, क्या इन सब ने इन कोशिशों पर असर डाला होगा? तो ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, बल्कि दो बड़े सामाजिक प्रयोग थे, जिनके अपने अपने आदर्श थे और अपनी अपनी जमीनी मुश्किलें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भूमि सुधार के इतिहास के दो बहुत अहम अध्याय हैं, जो हमें सिखाते हैं कि स्वैच्छिक तरीके से सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाने की कोशिशों में क्या संभावनाएं हैं और क्या सीमाएं, उनकी कामयाबियों के बारे में भी और उनकी मुश्किलों के बारे में भी। तो आज हमने भूदान और ग्रामदान की शब्दावली के आधार पर इन दो महत्वपूर्ण विचारों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि भूदान मतलब भूमि स्वामी का अपनी जमीन का छठा हिस्सा भूमिहीनों को व्यक्तिगत दान देना जी, और ग्रामदान वो एक कहीं ज्यादा बड़ी सामूहिक प्रक्रिया, जिसमें गांव के सारे लोग मिलकर गांव की आधी जमीन का मालिकाना हक ग्राम सभा को सौंप देते हैं। लक्ष्य ये कि गांव में कोई भूमिहीन ना रहे और संसाधनों का प्रबंधन समुदाय मिलकर करे। हाँ, और इन परिभाषाओं और इनके पीछे की सोच को समझने के बाद
एक जरूरी सवाल उठता है, जैसा हम अभी बात भी कर रहे थे। हाँ। स्रोत हमें ये तो बताता है कि ये विचार क्या थे, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि जमीन के मालिकाने को स्वैच्छिक रूप से बदलने के ये जो दो अलग अलग मॉडल थे, एक व्यक्तिगत दान वाला भूदान और दूसरा सामूहिक स्वामित्व वाला ग्रामदान, ये असल में जमीन पर कितने कामयाब हुए होंगे? ये अहम सवाल है। इनको लागू करने में वास्तविक दिक्कतें क्या आईं? व्यक्तिगत दान की तुलना में सामूहिक संपत्ति का प्रबंधन कितना सफल रहा या कितना मुश्किल? और शायद सबसे बड़ा सवाल, भारतीय समाज पर, खासकर हमारे गांवों के जो जटिल सामाजिक और आर्थिक समीकरण हैं, उन पर इन आंदोलनों का कोई स्थायी असर पड़ा भी या नहीं? क्या ये बस कुछ वक्त के आदर्शवादी प्रयोग बनकर रह गए? हाँ, या इन्होंने वाकई जमीनी स्तर पर कोई टिकाऊ बदलाव लाया? ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इन परिभाषाओं से आगे जाकर हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद इन आंदोलनों के असल नतीजों और उनकी विरासत पर और गहराई से सोचने की जरूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।